गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th एवरीवन। आप जिस चीज का वेट कर रहे थे, तहे दिल से इंतजार जिस चीज का था, द मोस्ट अवेटेड वेटिंग खत्म हो चुकी है। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास आ चुका है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट वीडियो। सर यहां पे समझ में ही नहीं आ रहा, फर्स्ट चैप्टर तो ये हिस्ट्री का, मगर बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो मैंने आपसे कहा कि कंफ्यूजन को जाइए भूल, क्योंकि मैं हूं आपके साथ और हम लोग इस पूरे एंटायर चैप्टर को 7 हेडिंग्स में कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे? सबसे पहला हो जाएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा हो जाएगा यहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तीसरा हो जाएगा यहां पे नेशनलिज्म इन यूरोप, चौथा हो जाएगा यहां पे क्या सर? एज ऑफ रेवोल्यूशन। फिर क्या हो जाएगा सर यहां पे? तो यहां पे हो जाएगा जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? तो यहां पे हम लोग पूरा का पूरा बात करने वाले हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की। तो इस तरीके से कुछ हेडिंग्स में ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं यहां डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां पे सिर्फ एक ही काम होता है, टीम एफर्ट लगाई जाती है ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो सके। तो चलिए आज की शुरुआत होती है हमारी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के साथ। चैप्टर नंबर 1 है आपका और ये हम लोगों को हिस्ट्री का वन शॉट जो है आज खत्म हो जाएगा। बट ये वन शॉट जिसने देख लिया उसका बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 जो है वो बहुत शानदार जाने वाला है। मतलब कि सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे क्लियर होने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि कुछ ही हेडिंग्स के अंदर ये पूरा एंटायर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं एक इमेज के साथ। और ये जो इमेज है ये किसने बनाई थी सर? तो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में। उसने बोला कि मैं एक ऐसे नेशन की कल्पना करता हूं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं कोशिश तो कर सकता हूं, ऐसी सोच तो रख सकता हूं। तो ये पेंटिंग जो है ये फ्रेडरिक सोरियो की है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग। फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। चलिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रेडरिक सोरियो जो है वो कहां का था? तो वो फ्रांस का था और एक आर्टिस्ट था। हु इन 1848 प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। और उसने क्या करा? 1848 में 4 प्रिंट्स बनाए अलग अलग, जिसमें उसने विजुअलाइज किए हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड। उसने खुद के ड्रीम जो है वो यहां पेंट करके हमें 4 प्रिंट में बताया, जिसमें से एक प्रिंट जो है वो आपके सामने है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वॉज मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मगर वो एक ऐसी कंट्री चाहता है, एक ऐसे नेशन की कल्पना कर रहा है जो कि डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है डेमोन एंड पीपल। डेमोन एंड पीपल मतलब सर वहां जहां पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं भैया? डेमोक्रेसी। दूसरा बोलता है यहां पे सोशल, मतलब कि जो सोसाइटी बने वो लोगों के सेम आइडियोलॉजी के कारण बने। सोसाइटी तब तक के काम की नहीं होती जब तक के वहां पे कॉमन आइडियोलॉजी नहीं होती। तीसरा हम लोगों को बोलता है यहां पे रिपब्लिक। अब ये सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक को सीधा सीधा हम लोग जोड़ देते हैं लोकतंत्र से। लोक का मतलब होता है यहां पे पीपल और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो लोगों के लिए बनाया जाए और बाहर वाला कोई भी इसमें इंटरफियर ना कर पाए, इसके लिए हम लोग बोलते हैं यहां पे रिपब्लिक। तो यहां पे टोटल देखा जाए तो मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? तो यहां पे सिटीजंस पे मेन फोकस यहां पे किया जा रहा है दोस्तों। चलिए, तो ये सोच किसकी थी? तो फ्रेडरिक सोरियो की थी। चलिए, बट ये फ्रेडरिक सोरियो की सोच जो थी उसको हम लोग यहां पे जब इमेज में कन्वर्ट करते तो इस पूरी इमेज को मैं यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ओके, अब यहां पे ये हम लोग मान लेते हैं क्राइस्ट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, मगर हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बोलेंगे सर, हम इंडिया में थोड़ी ना है, तो इसको बोलेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में जो है क्या होगा भाई? लाइट ऑफ एनलाइटमेंट के लिए क्या होगा भाई? एक मशाल होगी। और दूसरे हाथ में क्या होगा? दूसरे हाथ में होगा भैया यहां पे चार्टर। ठीक है, अब यहां पे ये जो लोग दिख रहे हैं आपको जाते हुए, ये देखिए एक लॉन्ग ऐसी क्या दिख रही है भैया आपको? चेन दिख रही है लोगों की। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिएगा कुछ लोग जो है इसको क्रॉस कर चुके हैं यहां पे। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, और ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। और जो चौथा पार्ट है ये देखिए,
यहां पे कुछ रिमेन्स पड़े हुए हैं, शैटर्ड बुक्स पड़ी हुई है, जिसमें कि कहीं ना कहीं मोनार्की को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 4 इमेजेस हमें यहां पे दिख रही है। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, इसमें 4 पार्ट्स है अलग अलग। ओके चलिए, तो क्या है ये? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन द नेशंस, प्रिंटेड प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरेल इन 1848। तो ये इमेज बहुत कुछ आपको यहां पे बताती है। कुछ लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जो है वो लॉन्ग वॉयेज में यहां पे लगे हुए। तो क्या है इमेज, कैसी है, इसका क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि इमेज में कितने पार्ट्स है सर? जो 4 पार्ट्स है। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है ये बन रहा है कि ये इमेज जो है बनाने वाले का नाम क्या है? तो उसका नाम है यहां पे फ्रेडरिक सोरेल। और ये कहां का था सर? तो ये फ्रांस का था। कितने प्रिंट्स उसने टोटल यहां पे छापे? तो सर 4 प्रिंट छापे। कितने छापे दोस्तों? यहां पे 4 प्रिंट छापे। यहां तक के क्लियर हो गया क्या? तो ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। अब हम लोग आगे यहां पे बढ़ सकते हैं। तो ये इमेज के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। द फीचर ऑफ फ्रेडरिक सोरेल पेंटिंग्स वर, क्या क्या उसके फीचर थे? द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन, ठीक है ना भाई। तो यूरोप और अमेरिका के लोग इसमें थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहां पे कि यहां पे जो वो लॉन्ग जो मार्च कर रहे थे, कितने लोग थे, कहां के थे? तो वो सारे के सारे लोग तो यहां पे यूरोप और अमेरिका के। चलिए यहां तक के क्लियर हो गया कि 2 नेशन के यहां पे लोग थे, यूरोप और अमेरिका के। मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन आर पेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या दे रहे हैं? वो होमेज दे रहे हैं। होमेज का मतलब यहां पे सीधा सीधा हो गया कि भाई सम्मान देना। क्या देना भाई? सम्मान देना, ठीक है ना। चलिए, दिस शोज दैट दे वांटेड एंड अप्रिशिएटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब यहां पे 3 वर्ड निकल के आ रहे हैं सर, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। चलिए अब इसको याद कैसे कर दे सर हम लोग यहां पे? तो याद करने के लिए एक छोटा सा काम कर दो भाई। क्या कर दो? इसको हम लोग लिख देते हैं लीफ, ठीक है। क्या लिख देते हैं दोस्तों यहां पे? इसको हम लोग लीफ लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे लीफ लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आसानी से हमें याद हो जाएगा, ये छोटा सा, ठीक है। तो LEAF जो है हो गया हमारा, यहां पे लीफ हो गया। तो यहां पे ये समझ में आया कि दिस शोज दैट दे वांटेड अप्रिशिएटेड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ, कौन से प्रिंसिपल्स की यहां पे बात हो रही है? तो 3 प्रिंसिपल्स की यहां पे बात होती है, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, और तीसरा जो है वो उसकी बात होती है यहां पे फ्रेटर्निटी की। तो यहां पे जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो यहां पे होमेज देते हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। और यहां पे 3 वर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है, लिबर्टी की, दूसरा इक्वालिटी के, और तीसरा होती है फ्रेटर्निटी के। लिबर्टी का मतलब होता है टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन सो मच फ्लेक्सिबल। तो जो भी कठिन कठिन रूल बनाए थे उनको क्या कर दो दोस्तों यहां पे? आसान बना दो। इक्वालिटी का मतलब यहां पे ये हो गया कि मेन और वुमेन के बीच में किसी भी तरीके का यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरा जो है यहां पे फ्रेटर्निटी आता है। फ्रेटर्निटी को इजी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं यहां पे ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है मिलजुल के रहने वाले लोग। तो यहां पे हमें इस पैराग्राफ में से क्या समझ में आता है? हमें 4 पॉइंट यहां समझ में आए हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट यह है कि ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा था तो 2 यहां पे नेशंस आते हैं, यूरोप और अमेरिका। दूसरा जो पॉइंट ये समझ में आता है सर, यहां पे होमेज किसको दे रहे हैं? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दे रहे हैं, ठीक है भाई। नंबर 3 पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इन लोगों की सोच जो है वो क्या है? प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करने की बात कर रहे हैं? तो सर ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने की बात कर रहे हैं यहां पे LEF, ठीक है। यहां पे L का मतलब हो गया यहां पे लिबर्टी, E का मतलब हो गया इक्वालिटी, और F का मतलब हो गया यहां पे फ्रेटर्निटी। ओके चलिए, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ऑन द फोरग्राउंड, मैंने अभी आपको बताया था वो जो शैटर्ड जो नीचे गिरी हुई थी वो क्या थी? On the foreground, the images lie the shattered symbols of monarch regimes, ठीक है। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां चल रही थी, राजाओं का सिस्टम जहां चल रहा था, उन्हें जो भी रूल्स बनाए थे उन सबको वो फेंक के आगे बढ़ना चाहते। किस तरफ बढ़ना चाहते हैं सर? तो वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आगे बोलता है यहां पे सिग्निफाइंग द डाउनफॉल ऑफ द मोनार्कियल एंड द एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम। एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम का मतलब होता है यहां पे जो पावर को यहां पे कंट्रोल नहीं किया जा सके, कंट्रोल्ड पावर अगर मोनार्क यूज करने लगे तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम। तो यहां पे ये जो बुक्स पड़ी हुई थी उनको क्या बोलेंगे भैया हम लोग यहां पे? एब्सोल्यूटिस्ट क्या भाई? रिमेन्स, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे हम लोगों ने जब डिस्क्रिप्शन की बात करी तो यहां पे ये समझ में आ गया कि 2
पार्ट तो हमारे क्लियर हो गए और याद भी हो गए। तीसरा, इन दिस इमेज पीपल आर ग्राउंड एज डिस्टिंक्ट नेशन, आइडेंटिफाई देयर फ्लैग एंड देयर नेशनल कॉस्ट्यूम। तो कैसे हमें पता चले कि कौन कहां से आया है? तो उनके फ्लैग्स और उनके कॉस्ट्यूम से हमें याद होता है, समझ में आता है कि ये किस नेशन के होंगे, ये किस जगह से आए होंगे। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है दिस डिपिक्ट द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स इन द यूरोप एंड द अमेरिका। ये एट द एंड कंक्लूजन क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म होने वाली है और यहां इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स यहां पे बनने वाले हैं। चलिए, तो इस इमेज को देखने से क्या समझ में आया सर? तो हमें 4 पॉइंट तो यहां पे समझ में आ गए। पहला पॉइंट ये समझ में आया कि यहां पे जो लोग थे इस पूरी लाइन में यूरोप और अमेरिका के थे। ये होमेज देते हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो अपीयरेंस है उसमें क्या था भाई? तो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था और दूसरे हाथ में क्या था भाई? चार्टर था, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल बुक। क्या बोलते हैं? रूल बुक। तो ये दो चीजें याद हो गई हमें यहां पे। आगे ये कौन सी प्रिंसिपल्स की ये रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की यहां पे बात करते हैं। इसके बाद यहां पे बहुत सारी चीजें जो है नीचे पड़ी हुई थी, शैटर्ड वे में पड़ी हुई थी, वो क्या शो करती है? यहां एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम जो है वो खत्म होगा, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां खत्म होगी और यहां पे इंडिविजुअल नेशन जो है यहां पे बन जाएंगे। तो फाइनली क्या समझ में आया कि इंडिविजुअल नेशन बनने के लिए ही ये सारी कहानी रची गई थी। ठीक है भाई, तो इनको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के इनके फ्लैग्स और इनके जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स है, तो इनसे इनकी आइडेंटिटी यहां पे होगी। तो क्या ये पिक्चर थोड़ी थोड़ी दिमाग में आ रही है आप लोगों को? याद होते चल रहा है? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अब ये नेशन होता क्या है, किस तरीके से आप नेशन को यहां पे डिफाइन करते हैं? तो भाई हमारा देश और हमारे देश के लोग अपने देश के प्रति क्या स्पिरिट शो करते हैं, वही कहलाता है यहां पे नेशन। मगर नेशन को हम लिखेंगे कैसे सर एग्जाम में? तो अ नेशन स्टेट रेफर्स टू अ कंट्री। नेशन स्टेट का मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पे वेल डिफाइंड डिलिनिएटेड बाउंड्रीज हो, क्लियर कट बाउंड्रीज वहां पे क्लियर हो कि भैया कितने एरिया में हम लोग रहने वाले हैं, कितना एरिया हम लोग कवर करेंगे, ये सारा मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां पे पूरा डिमार्केटेड हो उसको हम लोग बोलते हैं डिलिनेटेड बाउंड्रीज। रिसाइडेड बाय द पीपल्स विद सिमिलर कल्चर। ठीक है, अब क्या क्या याद करना है भाई? पहला पॉइंट कि वहां पे सिमिलर कल्चर होना चाहिए। सी फॉर क्या हो गया सर? यहां पे कल्चर। ठीक है, एथनिक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनका जो पास होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। तो एथनिक हिस्ट्री शेयर्ड बाय ऑल द पीपल। नेक्स्ट, उनका जो कैरेक्टर है वो लगभग एक जैसा अच्छा सा कैरेक्टर यहां पे होना चाहिए। चलिए, तो यहां पे 3 चीजें चाहिए सर। यहां पे सी का मतलब हो गया यहां पे कल्चर उनका एक जैसा होना चाहिए, एथनिसिटी उनकी एक जैसी होनी चाहिए और यहां उनका जो कैरेक्टर है वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। तो नेशन के लिए 3 चीजें जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई भाई। इट इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ गवर्नमेंट टू ऑफ इट चॉइस। सबसे अच्छी बात इन लोगों ने ये कहा कि यहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी होगी तभी तो क्या कर पाएंगे हम लोग, अपने देश का जो लीडर है उसको क्या कर पाएंगे? इलेक्ट कर पाएंगे। द पीपल इन अ नेशन स्टेट्स आर सपोज टू हैव, और क्या होना चाहिए उनमें, क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर? तो उनके पास यूनिटी होनी चाहिए, मिलजुल के काम कर सके। दूसरा, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तीसरा जो है कॉपरेशन होना चाहिए। ओके, तो नेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? तो सबसे पहला इसमें कल्चर जो है वो कॉमन होना चाहिए, एथनिक होने चाहिए और यहां पे कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्होंने ये कहा कि सर उन लोगों के पास क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सर? तो यूनिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए। तो नेशन की डेफिनेशन हमारे सामने दिमाग में कंट्रोल हो चुकी है पूरी की पूरी। कैसे हो चुकी है सर? तो ये 7 वर्ड्स में कंट्रोल हो जाएगी। पहला जो हो गया सी फॉर हो गया यहां पे कल्चर, ई फॉर हो गया एथनिक और सी फॉर क्या हो गया यहां पे कैरेक्टर। डी का मतलब हो गया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, यू का मतलब हो गया यहां पे यूनिटी होनी चाहिए, एस का मतलब स्ट्रेंथ और सी का मतलब हो गया यहां पे कॉपरेशन। तो इस तरीके से ये एंटायर पूरी स्लाइड जो है वो हम लोग को यहां पे याद हो गई। सर कैसे याद हो गई? फिर से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और समय बहुत कम है हमारे पास। तो यही वीडियो में यहीं के यहीं याद करें हम लोग और आगे बढ़ते चले जाए। तो फ्रेडरिक सोर्यू की 1848 में जो
आई थी उसमें विजुअलाइजिंग नेशन था, एक सोच थी जिसको हम लोग बोलते हैं यूटोपियन विजन, जिसमें कि हम लोगों ने इमेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम लोगों ने रख लिया क्राइस्ट और एंजल्स को, दूसरा हम लोगों ने रख दिया यहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, तीसरा हम लोगों ने यहां पे रख दिया वो लोग जो लॉन्ग वॉयेज में खड़े हुए थे, लॉन्ग लाइन में खड़े होते, और आखिरी में हम लोगों ने रख दिया एब्सोल्यूटिस्ट विजन या एब्सोल्यूटिस्ट का जो रिमेन्स है वो यहां पे रख दिया। तो 4 भागों में ये हमारी इमेज क्या हो गई भाई, याद हो गई। फिर हम लोग देखते हैं कि इमेज में क्या क्या लिखा गया था। तो उसमें यह लिखा गया था कि जो लोग हैं वो मेनली यूरोप और अमेरिका के हैं, पहली बात। दूसरा उसमें यह कहा गया है कि एक ऐसी इमेज जो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पे ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं लोग, वो क्या दे रहे हैं, यहां पे होमेज दे रहे हैं। ठीक है, होमेज में हम लोगों ने 3 बात और 3 प्रिंसिपल्स को याद किया था। पहला हो गया लिबर्टी, दूसरा हो गया यहां पे क्या भाई, ई फॉर इक्वालिटी, और एफ फॉर क्या हो गया यहां पे फ्रेटर्निटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। इनको पहचानेंगे कैसे, तो यहां पे उनके नेशनल फ्लैग्स के थ्रू और उनके कॉस्ट्यूम्स के थ्रू यहां पे उनको पहचाना जाएगा। और एट द एंड ये लोग क्या चाहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में क्या बन जाए, इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स बन जाए। तो फाइनली नेशन स्टेट्स की डेफिनेशन क्या कहती है सर, तो वो ये कहती है कि उनका पर्टिकुलरली एक कल्चर होना चाहिए, उनकी पर्टिकुलरली एक एथेनिसिटी होनी चाहिए, उनका पर्टिकुलर एक कैरेक्टर होना चाहिए, और यहां पे क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे इलेक्शन हो और लोगों को क्या किया जाए, इलेक्ट किया जाए। ठीक है, और आखिरी में इनके पास 3 कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सबसे पहले यूनिटी होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेंथ होना जरूरी है, और सबका मिलकर रहना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कॉपरेशन। तो क्या दोस्तों यहां पे ये पूरा जो हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, क्या ये हमें याद हो गया? याद हो गया तो एग्जाम में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो पूरा टॉपिक है वो कैसे याद करा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के नाम से हम लोगों ने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इवेंट। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाई इवेंट था। हुआ क्या था इसमें, तो थोड़ी बहुत कहानी आपको याद है क्योंकि 9th क्लास में सर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी और बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं, यहां पे जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ठीक है भाई। नंबर 2, यहां पे अटैक जो होता है वो होता है बेस्टिले पे। ठीक है, और बेस्टिले क्या था भाई, जहां पे प्रिजनर्स को रखा जाता था उसको हम लोग बेस्टिले कहते थे। ठीक है, बट ये बेस्टिले क्या था भाई, तो बेस्टिले एक तरीके की पहली बाउंड्री हुआ करती थी। जब लुइस कौन हुआ करता था भाई, तो लुइस जब 5 हुआ करता था, तो लुइस 5 ने क्या करा था, प्रोटेक्शन के लिए इन बाउंड्री को यहां पे बनाया था। ठीक है ना, अब यहां पे लुइस 16 भाई साहब जब आए, तो लुइस 16 जब आए तो यहां पे इनको प्रिजनर्स को रखना था, प्रिजनर्स को रख दिया। अब लोगों ने जब रेबेल करा तो सबसे पहले अटैक किस पे करा भाई, तो बेस्टिले पे यहां पे अटैक किया, जिसमें यहां पे 7 लोग बैठे हुए थे। 7 लोगों को इन लोगों ने यहां पे छुड़वाया, मगर यहां पे जो कमांडर एंड चीफ था वो क्या हो गया भाई, यहां पे उसकी डेथ हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि ये इनको छुड़वा तो लिया, ठीक है भाई, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम लोगों ने पहली बार राजा पे अटैक करा और जीत जो है वो हासिल कर ली। तो यहां पे वो क्या करते हैं, जो उसकी ईंटें होती है उसको अपने अपने घर ले जाते हैं एज अ सोवेनियर, कि ये जीत की पहली निशानी है दोस्तों यहां पे। अब यहां पे समझते हैं कि अटैक हुआ क्या, तो अटैक होने का मेन रीजन ये था कि इनने क्या करा, जो सोसाइटी थी सोसाइटी को ही 3 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, नंबर 2 सेकेंड एस्टेट, और नंबर 3 थर्ड एस्टेट। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट जो होगा वो होगा नोबल्स और क्लर्गी। नोबल्स वो लोग जो बिल्कुल खास होंगे किसके, यहां पे राजा के। दूसरा क्लर्गी वो लोग जो यहां पे चर्च संभालते होंगे। तो मतलब ये दोनों ही किसके साथ हो गए भाई, तो ये जो मोनार्क है ये इसी के साथ वाले लोग हो गए भाई। ठीक है, तो इनको तो किसी तरीके से का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट जो थर्ड एस्टेट बना, इस थर्ड एस्टेट के लोगों से बोला गया कि अभी हमारी जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी है और हमें क्या चाहिए,
टैक्स चाहिए, और टैक्स का बर्डन जो है वो किस पे डाल दिया गया दोस्तों, यहां पे थर्ड एस्टेट पे डाल दिया गया। तो सबसे ज्यादा हर्ट कौन होता है, थर्ड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट ही क्या करता है, रेबेल करता है, और अटैक किस पे करता है दोस्तों, यहां पे बेस्टिले पे करता है। तो कहीं ना कहीं अफवाह ऐसी उड़ी थी कि किंग जो है वो अपने ट्रुप को भेजने वाला है और वो सबको यहां पे किल करने वाला है, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी हम लोगों ने समझी यहां पे। और यहां पे जब उसकी शादी हुई किसकी भाई, लुईस 16 की, तो लुईस 16 की जब शादी हुई तो उस टाइम पे भी एम्प्टी ट्रेजरी थी, मगर भैया यहां पे पैलेस ऑफ वर्सेलिस भी बनना था, तो उसमें भी खर्चा अच्छा खासा हो गया। तो इनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो गार्डन भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो भाई रईसी के चक्कर में जो है पूरा का पूरा फ्रांस कुर्बान यहां पे हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहां तक कि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी समझी। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पे क्लास 10th में कहां पे कैसे यूज होने वाला है इसको यहां समझते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। पूरा जो यूरोप में तांडव हुआ है वो सिर्फ कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये फ्रांस से स्टार्ट होता है। इट नॉट ओनली गिव अ ह्यूज सेटबैक टू मोनार्की बट आल्सो गिव द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि मोनार्की हटनी चाहिए और यहां पे क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और यहां कंट्री क्या होनी चाहिए, एक नेशन की तरह बन जानी चाहिए। और कंट्री अगर नेशन बन जाती है या नेशन जो है वो पूरी तरीके से बन जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो फीलिंग आती है वो आती है नेशनलिज्म की। कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि मोनार्क से हटे और यहां पे हम लोग नेशनलिज्म के तरफ बढ़ना शुरू करें। तो ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। यहां पे आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको मारा, किसको पीटा, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। The French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the French citizen। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसीलिए हुआ था ताकि सोवेरिटी जो है वो खत्म हो जाए, किसकी, मोनार्की, और सारी पावर किसके पास पहुंच जाए दोस्तों, यहां पे फ्रेंच सिटीजन्स के पास पहुंच जाए। किसके पास पहुंच जाए, फ्रेंच सिटीजन्स के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब यहां पे बोलता है कि पूरे कंट्री को चलाने के लिए क्या बनना चाहिए, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इजी मतलब होता है रूल बुक, ताकि कंट्री को बहुत स्मूथली रन किया जा सके। एंड सिटीजंस वर अवॉर्डेड विद द राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पिलर जो है यहां पे का कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये है कि उनको लिबर्टी और क्या मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। ये सबसे ज्यादा यहां पे जरूरी था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब यहां पे क्या हो गया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके कारण क्या होता है, तो अलग अलग तरीके के मेजर्स और अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस क्रिएट की जाती है, जिसके कारण कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। पता चल रहा है हम खुद ही अपने अपने में लड़ रहे हैं, तो क्या हमारा देश जो है वो एक हो पाएगा, यूनाइट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको यूनाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंस क्रिएट करना पड़ेगा कलेक्टिव आइडेंटिटी का अमंग द फ्रेंच पीपल। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसकी हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, मतलब कि यहां पे हमारा जन्म हुआ है और इस यहां पे जो धरती है, ये जो एरियाज है, मतलब अर्थ पे जो ये एरियाज है, इस पे हमारा अधिकार है, ठीक है। तो उसको बोला गया यहां पे फादरलैंड। एंड द ली सिटीजन, द सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स जो समझ में आता है, आइडेंटिटी जो हमें क्लियर हो रही है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये सब चीजें किसमें समझ में आती है, तो ला पैट्रिया के थ्रू समझ में आती है या ले सिटीजन के थ्रू समझ में आती है। द फादरलैंड और द सिटीजन्स के नाम से यहां पे समझ में आती है। पॉइंट नंबर 2, द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो यहां पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो कि मोनार्क के अंडर में पूरा काम करते थे, उनका नाम चेंज करके बना दिया गया यहां पे नेशनल असेंबली। क्या बना दिया गया, नेशनल असेंबली। तो जब यहां पे जो मोनार्क था लुईस 16, इनने बात नहीं सुनी तो यहां से लोग डिस्पर्स होते हैं और जाके कहां पहुंच जाते हैं भाई, टेनिस कोर्ट में, और बोलते हैं कि यहां से तब तक के हम डिस्पोज नहीं होंगे जब तक के हम लोग अपने देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। वर इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन, सिटीजन्स हु पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, मतलब बाकी सब लोग क्या हो गए, पैसिव सिटीजन्स हो गए। पैसिव सिटीजन्स वो सारे लोग हो गए यहां पे जो कि टैक्स नहीं भरते होंगे। वुमेन्स पैसिव सिटीजन्स में आ गई, है ना। तो यहां पे आधे से ज्यादा लोग तो हट गए, तो कुछ ही लोग बच गए यहां पे काय के लिए भाई, नेशनल असेंबली में एज अ एक्टिव मेंबर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पे द न्यू
फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो एक और पॉइंट यहां जुड़ जाता है कि जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था पुराना उसको हटा दिया गया और फ्रेंच फ्लैग यहां पे लाया गया। नेशन नाउ बिकम सुप्रीम। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या हो गया, नेशन, मतलब राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर होगा, बाकी सारी चीजें जो है उसके बाद में होगी। हिम्स वर कंपोज्ड, ठीक है भाई। तो यहां पे अलग अलग तरीके से क्या करे गए, हिम्स और ओथ्स बनाए गए जो कि हमेशा किसके नाम पे होंगे, नेशन के नाम पे होंगे। पहले मोनार्क के नाम पे होते थे, अभी हटके किसके नाम पे होंगे भाई, नेशन के नाम पे। इट वॉज रिगार्डेड एज अ फादरलैंड, और उसको क्या माना गया भैया कि ये हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, और जो भी कुछ होगा वो हमारी कंट्री के नाम पे अब यहां पे होगा। तो यहां पे पॉइंट समझ में आ गया कि सर फ्लैग को रिप्लेस किया गया किससे भाई, फ्रेंच फ्लैग को रिप्लेस किया गया, रॉयल स्टैंडर्ड हटाया गया और फ्रेंच फ्लैग लाया गया। उसके बाद यहां पे ये समझ में आ गया कि सर जो नेशन है वो सुप्रीम माना जाएगा। हिम्स और ओथ जो है किसके नाम पे होने वाली है अब, तो वो सारी की सारी नेशन के नाम पे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेंट्रलाइज। तो सारी चीजें क्या कर दी भाई, सेंट्रलाइज कर दी। मतलब यहां पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी की पूरी पावर होगी जिसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट करके यहां पे लाएंगे। एंड यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल द सिटीजंस। और यहां पे कोई स्टेट के हिसाब से काम नहीं होगा, सारे लोगों के लिए लॉ जो है वो इक्वल होगा, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ को यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो होता क्या था, बाउंड्री चेंज होने के कारण, गवर्नमेंट चेंज होने के कारण यहां पे वेट्स एंड मेजर्स को अलग अलग कर दिया जाता था। उन्होंने कहा नहीं, कॉमनली यहां पे वेट्स एंड मेजर्स होगा पूरे किसकी, फ्रांस के लिए। वॉज अडॉप्टेड एंड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। तो अंदर से ही जो ट्रेड होते थे, मतलब अंदर ही कंट्री के ट्रेड होते थे, मगर उसके लिए अलग अलग तरीके की आपको कस्टम ड्यूटीज देनी थी, उसको बना किया गया, खत्म किया गया। और इन्होंने कहा कि कोई भी ड्यूज जो है वो अब नहीं होंगे, मतलब मेमोरियल ड्यूज जो होते थे या मोनार्क ने जो ड्यूज लगाए थे उन सबको क्या किया जाए, अबॉलिश किया गया। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना अच्छा माना जाएगा। द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन द फ्रांस। अब क्या होने लग गया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको यहां पे कॉमन लैंग्वेज मान लिया गया, सभी के लिए एक ही लैंग्वेज होगी जिसको बोला गया यहां पे फ्रेंच। द रिवॉल्यूशनरी डिक्लेयर्ड दैट देयर नेक्स्ट मोटिव इज टू हेल्प अदर पीपल ऑफ द यूरोप। फ्रांस में यह रिवॉल्ट होता है और वो जो बाकी कंट्रीज होती है, नेबरिंग कंट्रीज होती है, उसका हम लोग अब यहां क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन बन गए तो हम दूसरे को भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम डेस्पोटिज्म टू बिकम नेशंस, ठीक है। तो अब वहां पे क्या चल रहा था, बाकी नेशंस में, बाकी जगह पे चल रहा था डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का सीधा मतलब यह होता है कि मोनार्क अगर अनकंट्रोल्ड वे में चला जाए, अपने पावर का मिसयूज करने लग जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डेस्पोटिज्म। तो इन्होंने कहा कि अब यहां से डेस्पोटिज्म जो है वो स्वीप अवे हो जाएगा, इसको हम लोग यहां से हटाने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें हम लोग बात कर रहे हैं अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ और लोगों के रेबेल करने का फायदा क्या होता है यूरोपियन नेशन में फ्रांस का। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपैक्टेड द मिडिल क्लास, इंक्लूड प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स इन सेवरल कंट्रीज। अब इन लोगों ने बोला कि यार रेवोल्यूशन तो करना है मगर ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल कौन से सेगमेंट से आएंगे, क्या रिच से आएंगे, मिडिल से आएंगे या तो पुअर से आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास मिलके एक ग्रुप बनाएगी जिसका नाम रखा गया यहां पे जैकोबिन क्लब, जिसमें कि मेनली प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड एस्टेट जो बनाया, किसने बनाया भाई, वो बनाया तो था लुईस 16 ने, बट इसी से निकल के एक नया ग्रुप बन जाता है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, जो कि कुछ कंट्रीज में काम करता है, सेवरल कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इटली एंड बेल्जियम इन 1790। तो 1790 में जैकोबिन क्लब एक्टिवली काम करता है फ्रांस में, और यहां के रेवोल्यूशनरी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट नेशन बने और यहां पे जो लीडर इलेक्ट किया जाए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से किया जाए। बट यहां पे वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास है, जो कि सिर्फ टैक्स पेयर है यहां पे। अब यहां पे जो जैकोबिन क्लब मेंबर्स है ये कुछ और भी तो चाहते होंगे, बट सर ये तो बताइए कि ये जैकोबिन का क्लब मेंबर्स जो है ये थर्ड एस्टेट के लोग तो थे, मिडिल क्लास भी थे, ये तो आपने बता दिया, बट याद कैसे होगा सर यहाँ पे कि कितने लोग कहाँ कहाँ पे जैकोबिन क्लब मेंबर्स में आए नहीं आए, ठीक है ना भाई। तो चलिए अभी इस हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग याद कर लेते हैं यहाँ पे
SAHIB, साहिब नाम से हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, बट साहिब में क्या नहीं लेना है उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। चलिए, ओके, तो S फॉर हो गया स्विट्जरलैंड यहाँ पे, ठीक है, H फॉर हॉलैंड हो गया, I फॉर इटली हो गया, और B फॉर क्या हो गया, बेल्जियम हो गया। यहाँ साहिब में A नहीं लेना है आप लोगों को, तो स्विट्जरलैंड, H फॉर हॉलैंड, I फॉर इटली और B फॉर बेल्जियम। अब ये लोग क्या चाहते थे, थ्रो ऑफ द मोनार्कीज इन देयर कंट्रीज, किसी भी तरीके से जहां पे भी राजा उन सबको हटा दिया जाए और वहां पे क्या बना दिया जाए, नेशन बना दिया जाए, ताकि लोगों को इलेक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सके, लीडर इलेक्ट यहां पे कर सके। The outbreak of the revolutionary war, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. But धीरे धीरे करके जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो फ्रांस से निकल के दूसरी कंट्रीज में भी पहुंचना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो हमें ये समझ में आ गया सर कि जैकोबिन क्लब मेंबर्स क्या थे, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स थे, बट ये 1790 से यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। साहिब नाम याद करा हम लोगों ने, एस का मतलब हो गया यहाँ पे स्विट्जरलैंड, एच का हॉलैंड, आई का मतलब इटली और बी का मतलब हो गया यहाँ पे बेल्जियम। और ये लोग क्या चाहते थे कि ओवरथ्रो कर दिया जाए मोनार्की को और यहाँ पे क्या ला दिया जाए, नेशनलिज्म के थ्रू क्या ला दी जाए, यहाँ पे भाई डेमोक्रेसी यहाँ पे ला ली जाए। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये वर्ड जो है आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात होगी तो यहां पे नेपोलियन बोनापार्ट की बात जरूर होगी। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 1804 से लेके 1815 तक के जाना माना पर्सन बन जाता है, और कहीं ना कहीं ये चाहता था शुरू में कि यहां पे मैं डेमोक्रेसी ले आऊं और लोगों को क्या कर लूं, यहां पे अट्रैक्ट कर लूं। तो इसने ऐसी स्कीम्स बनाई कि लोग धीरे धीरे करके यहां पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बट धीरे धीरे करके फिर वही बैटल ऑफ लेस्पिक्स जाते जाते हमें यह समझ में आता है कि वो भी यहां पे क्या लेके आना चाहता था, वो तरीके से तो लाना चाहता था मोनार्की, बट शुरुआत उसने कहां से करी कि मैं यहां पे डेमोक्रेसी लाऊंगा, मैं लीडर बनूंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा। चलिए, तो हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे, बट इसका अंत कहां हुआ, खत्म कहां होता है, तो 1815 में जब बैटल ऑफ वाटरलू होती है पर्व के साथ, मतलब प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन के साथ, और इसका खात्मा यहां पे हो जाता है। तो चलिए समझते भाई नेपोलियन बोनापार्ट क्या, कैसे, कहां से और कितना काम करता है भाई। चलिए समझिएगा। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म में एक पर्सन का भी नाम आया है भाई, नेपोलियन बोनापार्ट। मार्क द राइज ऑफ मोनार्की इन द फ्रांस, तो कहीं ना कहीं मोनार्की फिर से क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। नेपोलियन इंप्लीमेंट सम रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन द प्रिंसिपल्स इन द फ्रांस। अब वो क्या करता है, कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो है वो कहां जोड़ देता है भैया, प्रिंसिपल ऑफ फ्रांस में। ही डिड दिस बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। मगर ये इसको जोड़ने के लिए, रेवोल्यूशनरी आइडियाज को जोड़ने के लिए उसने क्या क्या करा, सबसे पहला काम जो किया, ही इंट्रोड्यूस द सिविल कोड इन 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड 1804 में यहां पे आता है फ्रांस में। सबसे पहला पॉइंट इसमें जोड़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ, मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ के सामने। तो पहला पॉइंट यहां पे सीधा सीधा समझ में आ गया सर, इट इज ऑल अबाउट द लॉ, ठीक है। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों यहां पे, तो प्रॉपर्टी की बात करी किसने, नेपोलियन बोनापार्ट में, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, जो भी इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ठीक है, मतलब पुश्तैनी संपत्तियों के जो अधिकार मिले हुए थे या पुश्तैनी पावर्स जो मिली हुई थी, वो सारी चीजों को क्या कर दिया जाएगा, यहां पे खत्म कर दिया जाएगा। प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ हाई बर्थ एंड क्लास वर एबॉलिश्ड। तो प्रिविलेजेस बाय बर्थ को क्या करा जाएगा, यहां पे खत्म किया जाएगा। तो इसने तीन मेन पॉइंट पे ध्यान दिया। सबसे पहले तो लॉ की बात करी, दूसरा इनने बात करी कि प्रॉपर्टी, और तीसरी बात करी यहां पे किसी भी तरीके की क्या जो है प्रिविलेजेस दी गई थी वो सारी खत्म यहां पे की जाएगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआत यहां से होती है एलपीपी से। कहां से होती है दोस्तों, एलपीपी से। कैसे, तो यहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी, दूसरा इसने कहा राइट टू प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और तीसरी बात इसने कही कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है वो यहां पे खत्म होने चाहिए। ये सिविल कोड 1804 यहां पे कहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, और क्या नेपोलियन बोनापार्ट का कंट्रीब्यूशन है भाई यहां पे। दिस कोड वाज आल्सो प्रोमलगेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, बट धीरे धीरे करके यहां पे फ्रांस से निकल के ये अलग अलग जो पार्ट्स थे यूरोप के, वहां ये इंप्लीमेंट होना शुरू होते हैं। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच रिपब्लिक एंड इटली, ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और इसने एक अच्छा काम किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको बहुत ही आसान
बना दिया ताकि कंट्रोल करना जो है वो आसान हो जाए। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यहां पे स्टार्ट हो गया था। एंडेड द फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है सर? जहां पे फोर्सफुली आपसे काम करवाया जाए किसी भी तरीके का, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फ्यूडल सिस्टम। अब यहां पे फ्यूडल सिस्टम को खत्म करा किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये बहुत अच्छा काम किया, लोगों को फ्री करवाया, मतलब स्लेव सिस्टम यहां पे खत्म करवाया। एंड लिबरेटेड द पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम। और यहां पे जो सर्फडॉम, जो खेती करवाई जाती थी लोगों से एज अ स्लेव, उसको भी यहां पे क्या करवाया गया? फ्री करवाया गया। तो यहां पे ये समझ में आया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्यूडल सिस्टम और सर्फडॉम सिस्टम को यूरोप से क्या कर दिया? हटवा दिया। आगे बढ़ते हैं। इन टाउन्स रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन गिल्ड वर रिमूव्ड। जो गिल्ड सिस्टम चलता था उसको क्या कर दिया गया? यहां पे रिमूव किया गया। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करा गया? वहां पे इंप्रूव किया गया ताकि यहां पे कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो चुका है। कम्युनिकेशन होगा तो ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा, जिसके कारण लोगों के पास पैसा आएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स बिगेन टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ लॉ। तो यहां पे जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन सबको फायदा लगा और इन्हें कहा कि यार यूनिफॉर्म जो कोड है वो कितना जरूरी है। ये किसने लाया यहां पे? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यहां पे ये सिस्टम लाया। आगे बात करते हैं। यूनिफॉर्म लॉज में स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स बनाए गए एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई। उस समय पे कॉमन नेशनल करेंसी बनाई गई। फिर यूरोप के लिए वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो गुड क्या करेगा भाई? यहां से ले जाएगा, लाएगा, बट यहां पे कॉमन करेंसी है तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पे अलग तरीके का कोई यहां पे टैक्स नहीं देना। तो सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया हर चीज का। People of other European countries initially welcomed the French armies in many places. बट यहां पे फ्रेंच आर्मीज की हर जगह क्या करने लग गए भाई? रेस्पेक्ट करने लग गए और वेलकम करने लग गए फ्रेंच आर्मीज को सभी जगह पे। सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन द सर्टेन सिटीज लाइक द ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्शा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। कहीं ना कहीं फ्रीडम दिलवाने वाले ये फ्रेंच पीपल ही है, और फ्रेंच आर्मीज के लोग फ्रेंच पीपल को क्या दिलवाएंगे? फ्रीडम दिलवाएंगे। इसीलिए इनको कहा गया कि मुसीबत से बाहर निकालने वाले हमें लोग मिले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं harbingers of liberty. But later began to oppose them because of increased taxation and censorship imposed on them. But यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा बता दिया है कि हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहेंगे, बट एट द एंड क्या हुआ? यहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा दिया गया और यहाँ पे सेंसरशिप राइट जो है वो भी किसने ले ली? नेपोलियन बोनापार्ट ने ले ली। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट आ रहे। पॉजिटिव एस्पेक्ट की यहाँ पे सारी चीजें अच्छी कर दी, नेगेटिव एस्पेक्ट की टैक्सेशन बढ़ा दिया, और दूसरा क्या कर दिया? यहाँ पे सेंसरशिप इंपोज कर दी। तो मतलब सारे राइट्स किसके पास पहुंच गए? यहां पे सारे राइट पहुंच गए नेपोलियन बोनापार्ट के भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है भैया थर्ड टॉपिक। क्या कहता है? ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी। सर ये 18th सेंचुरी तो ठीक है, 18th सेंचुरी में हमें ये समझ में आ जाता है कि ये लगभग 18, ठीक है, यहां पे लगभग ये समझ में आ जाता है कि मिड 18th सेंचुरी का हम लोग क्या करें, कौन से ईयर से कहां तक के इसको पहुंचा है। तो मिड 18th सेंचुरी का हम लोग सीधे सीधे मान लेते हैं भाई यहां पे 18 का मतलब पिछले 100 साल। क्या मानना है भैया? पिछले 100 साल। तो ये 1701 से लेके हो गया 1799, बट जैसे मिड बोल देंगे तो ये 1750 के बाद से हो जाए, क्योंकि एक इवेंट अभी हमें समझ में आया था 1790 में जैकोबिन क्लब बनाया गया था, और इसी के जस्ट पहले 1789 में क्या हुआ था सर? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ओके, चलिए तो हमें ईयर्स भी याद करते हुए चलना है। बोलता है ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट। यहां पे मतलब 1750 से लेके 1799 तक के कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। पहली बार तो अटेम्प्ट कहां स्टार्ट होता है? फ्रांस में स्टार्ट होता है। इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड वर नॉट वन नेशन बट वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स। तो इटली, जर्मनी या स्विट्जरलैंड की बात करें, ये तीनों ही जो वो क्या हुआ करते थे उस समय पे? किसी किंग के अंडर में काम किया करते थे। मतलब वहां कोई किंग होगा, मतलब सीधी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग बात करें तो वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे काम करती थी दोस्तों। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये यूरोप है तो यूरोप को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। ये सेंट्रल हो गया और ये ईस्टर्न हो गया। अब ये जो वेस्टर्न यूरोप है ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव नहीं हुआ करता था, लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते थे। बट यहाँ पे ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो ध्यान देंगे और फिर वेस्टर्न यूरोप वाले ही लोग जो सेंट्रल यूरोप है और जो ईस्टर्न यूरोप है उसको यहां से भगा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। वॉज अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्कीज, मतलब कि सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में ही प्योर फॉर्म ऑफ मोनार्की चलती थी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे अनकंट्रोल्ड पावर की, लोगों को कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता मोनार्क को, उस तरीके की पावर को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो ये समझ में आ गया कि सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप है उस पर पूरी तरीके से राज क्या है, किसका होगा, मोनार्क्स का होगा। आगे बढ़ते, द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट होता है। तो भाई किसी भी नेशन को बनने के लिए उसके बेसिक पिलर जो है वो उसकी लैंग्वेज हो सकता है, उसका कल्चर हो सकता है और वो उसके ट्रेडिशन हो सकते हैं, यही बेसिक पिलर होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखे पहले कि वहां पे किस तरीके के लैंग्वेजेस यूज होती थी। तो यहाँ जितनी लैंग्वेजेस बोली जा रही है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए सबसे पहले बोलता है यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ द लोमार्डी एंड द वेनेटिया, ठीक है। तो यहाँ पे वेनेटिया और लोमार्डी में क्या बोली जाती थी भाई, इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। अब बोलता है इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूज मैग्यार्स, तो हंगरी में आधे लोग जो है वो मैग्यार यूज करते थे, अदर जो है वो अलग अलग तरीके के डायलेक्ट्स यूज करते थे जिसको हम लोग बोलिया यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो हंगरी में दो तरीके की हो गई, एक तो मैग्यार हो गई जो कि 50% लोग बोल रहे हैं और जो 50% है वो रीजनल डायलेक्ट्स को यूज कर रहे हैं। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेट्स स्पोक पॉलिश, ठीक है। तो ये जो गैलिसिया है वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे दोस्तों, ये लोग पॉलिश लैंग्वेज यूज करेंगे। Peasants people like Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in the Kareliana, Croats to the south and the Romans to the east Transylvania। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देते हैं भाई तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और यहाँ पे ये साउथ हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बोलता है जो स्लोवेक्स थे वो कहाँ थे भाई, तो नॉर्थ में थे। एग्जाम में ये याद करना है हम लोगों को, ठीक है। स्लोवीन जो थे वो यहाँ पे कार्नियोला में और क्रोट्स जो थे वो साउथ में, ठीक है भाई। चलिए तो यहां साउथ में दो लोग आ गए भाई, सीसी, ठीक है। उसके बाद रोमन्स जो है वो कहां पे आ गए भैया, तो वो ईस्ट में आ गए। और वेस्ट तो हम लोग को ऑलरेडी पता था कि वो खाली पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पे ही एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम चल रहा था और ये वाले एरिया को तो क्या करके रखा था, खाली करके रखा था। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती थी। द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज डाइवर्स, अब ये अलग अलग जो लोग हैं इन सबको जोड़ के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो इन सबको जोड़ के रखने के लिए एक ही काम हो सकता है कि कोई यहां पे एम्परर हो। कौन हो भाई, यहां पे एक एम्परर हो, ठीक है भाई। चलिए तो यहां तक के कहानी आपको क्लियर हो गई है पूरी की पूरी, बोलिए हाँ या ना। चलिए तो यहां पे लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि यूरोप कितने कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वेनेटिया और जो लोमार्डी है वहां पे इटालियन लैंग्वेज यूज हो रही है। हंगरी में मैग्यार 50% और डायलेक्ट 50% चल रहे हैं। यहां पे गैलिसिया में पॉलिश लैंग्वेज चल रही है और यहां पे देखा जाए तो ईस्ट और नॉर्थ जो है यहाँ पे और साउथ भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये अलग अलग लैंग्वेज यूज हो रही है। स्लोवेक्स हो गए, रोमान ये हो गए आपके रोमेंस हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कार्नियोला और क्रोट्स जो है वो साउथ में यूज हो रही है। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक बंदा चाहिए और वो जो एक बंदा होगा वो कौन होगा, एम्परर होगा। किसका भाई, तो एम्परर होगा यूरोप का। कहाँ का एम्परर होगा भाई, यूरोप का। चलिए तो यहां तक के समझ में आ रही है भाई कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं नेशन बन सकते हैं। आगे समझते हैं द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तो हम लोगों ने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन की, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, कहां पे दोस्तों, यूरोप में। चलिए सेवरल फैक्टर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। बहुत सारे कारण थे जिसके कारण यहां पे क्या बनाना पड़ेगा भैया, नेशन तो इंपॉर्टेंट है बनाना। हाफ द 18th सेंचुरी के आधे समय, ठीक है। तो 18th सेंचुरी का आधा समय मतलब लगभग मान लेते हैं 1750 से लेकर 1799। सम ऑफ दीज वर द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। अब यहां पे मिडिल क्लास निकल के आते हैं। जैसा कि अभी अपन ने कहा था कि यूरोप को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल, वेस्टर्न और ईस्टर्न। अब यहां पे मिडिल क्लास जो निकल के आएंगे वो होंगे तो यहीं के पहले, बट ये क्या होंगे, इनसे परेशान हो जाएंगे। तो वो किस तरफ जाना चाहेंगे भाई,
फ्री होके इस तरफ जाना चाहेंगे। ओके, सम ऑफ दीज वर द राइज ऑफ मिडिल क्लास, लिबरलिज्म एंड द राइज ऑफ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 में क्या हुआ था सर? तो यहां पे 1815 में हमें पता है एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी भाई। क्या हुई थी? बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो अब यहां पे नया सिस्टम आता है कंजर्वेटिज्म का, जो चाहते हैं कि चेंज तो हो मगर क्या हो, यहां पे स्लो चेंज हो, एंड इट्स अपोजिशन बाय द पीपल। मगर कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग क्या थे, इसके यहां पे अपोज सिस्टम पे थे। ठीक है, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, अब नई मिडिल क्लास यहां पे निकल के आती है। द एरिस्टोक्रेटिक क्लास इन यूरोप वाज अ डोमिनेंट क्लास। अब एरिस्टोक्रेट्स का मतलब ही वो लोग हुए जिनके पास क्या होगा भैया, अच्छा खासा पैसा होगा, और वहां पे क्या चलता होगा भैया, यूरो चलता होगा, तो अच्छा खासा जिनके पास पैसा है वो एरिस्टोक्रेट क्लास है। इन द यूरोप वाज अ डोमिनेंट क्लास बट इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ ओनली फ्यू मेंबर। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग बात करें इस तरीके से तो सबसे टॉप पे कम ही लोग होंगे, और ये जो कम लोग है वो कौन है यहां पे दोस्तों? एरिस्टोक्रेट्स। कौन है? एरिस्टोक्रेट्स। ऑफ अ फ्यू पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप वर पीजेंट्स। मगर मेनली यहां पे जो कम्युनिटी है वो किसकी है भाई? तो वो पीजेंट्स की कम्युनिटी है, तो पीजेंट सबसे ज्यादा होंगे यहां पे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ द लेबर और वर्किंग क्लास। बट यहां पे एक प्रॉब्लम हुई कि यहां पे जब खेती थोड़ी सी कम होने लग गई तो यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण लेबर क्लास और यहां पे वर्किंग क्लास दोनों निकल के आ जाती है यहां पे। ठीक है भाई, आगे बोलता है मेनी स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल हु फॉर्म द मिडिल क्लास गेन प्रोमिनेंस। अब धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस क्लास थे और प्रोफेशनल्स थे, अब धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी यहां पे और इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बोलता है यहां पे These classes supported the abolition of the aristocratic privileges। मगर इन लोगों के पास जैसा जैसा पैसा आने लग गया, मतलब यहाँ पे ये वाला जो एरिया इन लोगों ने खाली छोड़ के रखा था, यहीं पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया होगा भाई। यहीं से इन लोगों ने इंडस्ट्रीज, यहीं से इसने प्रोफेशनलिज्म और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किए होंगे। अब धीरे धीरे करके ये एरिस्टोक्रेट क्लास जो ऊपर बैठी हुई थी, यहाँ पे ये जो कम लोग थे, इन पे क्या करेगी भाई, यहाँ पे अपना पावर शो करने की कोशिश करेगी। डिमांडेड इक्वालिटी। अब उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरिस्टोक्रेट्स और जो नॉर्मल पीपल है उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी। एंड एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और क्या बोलता है यहां पे कि यहां पे नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होना चाहिए और सभी के बीच में किसी भी तरीके से इक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए यहां पे समझ में आया कि जो मिडिल क्लास है, जो वेस्टर्न से अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को क्या करेगी, खत्म करने की कोशिश करेगी। तो भाई थोड़ा बहुत जो है आप लोग फिगर्स पे भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, जो हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप। क्या था भाई वेस्टर्न यूरोप में? द बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट एस्टेट्स व्हिच हैज कल्टीवेटेड बाय द सर्फ। तो ये लोग यहाँ पे इनसे काम करवाते थे, खेती का सर्फडॉम सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पे ये जो लोग थे वो जमीन किराए पे लेके थोड़ी बहुत खेती यहाँ पे करा करते थे। वेस्टर्न यूरोप में हम लोग बात करें, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल। तो वेस्ट यूरोप में कौन कौन रहता था? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और द प्रोफेशनल। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो लुईस 16 ने जो थर्ड एस्टेट बांटा था, थर्ड एस्टेट के लोग ही आगे चल के वेस्टर्न यूरोप में थे। दे आर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी। और ये 19th सेंचुरी तक के भी क्या थे, स्मॉलर इन नंबर थे। क्यों? क्योंकि ये एरिस्टोक्रेट क्लास थे। कौन सी थी भैया? एरिस्टोक्रेट क्लास। मतलब पैसे वाली जो क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिस्टोक्रेट क्लास। ठीक है, द बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वेस्ट वर्सेस सेंट्रल और ईस्टर्न अब होने वाला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड। कहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया भाई? तो इंग्लैंड में यहां पे स्टार्ट हो जाता है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होता है इसमें? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। कहां पे? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब वही 1701 से लेकर 1799 तक के हम लोग जा रहे हैं। और ये 1750 के बाद स्टार्ट होगा 1799 तक के। ओके, इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। देखिए भाई इंग्लैंड में तो ये कब स्टार्ट हो गया भैया? मिड यहाँ पे 18th सेंचुरी। मगर ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट होता है कहां पे? जर्मनी और फ्रांस में। The educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gain popularity। अब धीरे धीरे करके जो वेस्ट
सेंट्रल और ईस्टर्न की हम लोगों ने बात करी, इनके बीच में क्लैशेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये वेस्टर्न वाले जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, ये लोग क्या करते हैं, यहां पे इनके ऊपर डोमिनेंस शो करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये चाहते हैं कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है इसको क्या करा जाए, खत्म किया जाए पूरी तरीके से, मतलब ग्राउंड लेवल पे इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अब एक नया आइडिया निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देना, कहलाता है यहां पे लिबरलिज्म। द मिडिल क्लास स्टूड फॉर लिबरलिज्म। अब मिडिल क्लास जो है वो क्या चाहती थी, यहां पे लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल टर्म स्टूड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसमें क्या आता है लिबरलिज्म में, वो हम लोग को याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिबरलिज्म में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहली बात। दूसरा बोलता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, तो फ्रीडम इंडिविजुअल की मिलनी चाहिए। तीसरी क्या बात करता है, फॉर्मेशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो ये आखिरी में बोलता है कि बिना पूछे यहां पे आप सरकार नहीं बना सकते। तो लिबरलिज्म जो है 3 पिलर्स पे यहां पे डिपेंड करता है। सबसे पहला बोलता है कि यहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए, किसके सामने, लॉ के सामने। दूसरा बोलता है कि यहां पे जो आप फ्रीडम की बात करेंगे तो यहां पे जो फ्रीडम है वो किसकी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की होनी चाहिए। इंडिविजुअल मतलब मेंस वुमेन सबको ले लो भाई, तो इंडिविजुअल की फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट बोलता है जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बनेगी यहां पे कंसेंट से, ठीक है ना। तो यहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। बट ये जो है वो कौन लोग बात कर रहे हैं सर, तो हम लोगों ने अभी बात करी थी सर कि सेंट्रल और जो ईस्टर्न साइड है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए कौन लोग सर, तो वो बैठे हुए एरिस्टोक्रेट्स। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये कौन चाहते होंगे, तो ये वेस्ट एरिया में रहने वाले मिडिल क्लास लोग चाहते होंगे यहां पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म इज गिवन बाय द मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, और अन्य मेन 3 ही बात रखी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और यहां पे फ्रीडम इंडिविजुअल का, और तीसरा जो है गवर्नमेंट बननी चाहिए कंसेंट से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म। तो ये 3 मेन जो है आपको बेस बनाने हैं यहां पे। आगे बात करते हैं, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेजेस। अब यहां पे अगर लिबरलिज्म आ जाएगा तो ऑटोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का सिस्टम, और क्लरिकल जो प्रिविलेजेस है वो भी खत्म हो जाएंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब यहां पे बोल रहा है कि अगर ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ और ये सब तो नेपोलियन ने भी कहा था, बट लिबरलिज्म क्या चाहता है यहां पे, तो किसी भी तरीके से एंड होना चाहिए ऑटोक्रेसी का, और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जो कि किससे बनेगा भाई, पार्लियामेंट से बनेगा। और पार्लियामेंट में कौन लोग होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हमारे लोग, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात चल रही है पूरे के पूरे यूरोप में। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। धीरे धीरे करके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करी थी, किसने करी थी सर यहां पे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने करी थी। तो यहां पे बोलता है कि कहीं ना कहीं ये इनवायलेबिलिटी करना है यहां पे, कैसे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाएंगे तो यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चाहते थे कौन भाई, लिबरल्स। तो लिबरल्स की बात हम लोगों ने आगे बढ़ाई। अब हम लोग बात करते हैं कि राइट टू वोट कैसे का, कौन वोट करेगा। तो यहां तो एक चीज समझ में आई थी सर, वोटिंग करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, एक्टिव सिटीजंस होंगे, और वो सारे एक्टिव सिटीजंस कहलाएंगे जो कि टैक्स भरते हैं। मतलब पुअर पीपल आर नॉट एबल टू गिव द वोट, वुमेन्स यहां पे वोट दे नहीं सकती, मतलब 50-60% तो लोग हट गए यहां पे। चलो ध्यान से समझते हैं, राइट टू वोट में क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात तो करी लिबरलिज्म सिस्टम में, बट यहां क्या नहीं कहा गया, तो ये नहीं कहा गया कि सर सारे ही लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं यहां पे। तो ये तो ड्रॉबैक हो गया। इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी, तो यहां पे पूरे यूरोप में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो कहां होता है, फ्रांस में होता है। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। तो यहां पे जो राइट टू वोट मिला हुआ है मेनली प्रॉपर्टी ओइंग मेंस को मिला है, मतलब जिसके पास पैसा वो वोट देगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट। तो अब ये वाले सिटीजंस को क्या बोलेंगे सर, तो यहां पे इसको बोलेंगे हम लोग पैसिव सिटीजंस। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे, पैसिव सिटीजन। पीरियड अंडर द जैकोबिन्स। अब ये जैकोबिन कौन थे भैया, तो मिडिल क्लास के लोग थे जो 1790 में बनाया गया एक ग्रुप था, ठीक है, मतलब रेवोल्यूशनरी का एक ग्रुप जो बोल सकता हूं मैं, वो जैकोबिन क्लब मेंबर्स बोल सकता हूं। डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। मगर जैकोबिन्स क्या चाहते थे भाई, कि सारे ही लोगों को क्या मिले, इक्वल वोटिंग राइट यहां पे मिले।
द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। अब नेपोलियनिक कोड जब 1804 आया तो यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपोलियनिक कोड में वुमेन्स की क्या स्थिति थी, तो उनको मान लिया गया माइनर, मतलब कहीं ना कहीं वो फादर पे डिपेंडेंट है या तो कहीं ना कहीं वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। ओके, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड द हस्बैंड्स। ठीक है, तो यहां पे इनके लिए डिसीजन लेने का काम या तो फादर का रहेगा या तो हस्बैंड का रहेगा। नेक्स्ट, द 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब यहां पे ये राइट टू वोट है, इसमें सबसे आखिरी समय पे जो स्ट्राइक करी चीज वो ये थी कि 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया और कहा कि मेंस और वुमेन्स, मेंस मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास भी राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सके भाई, यहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, और जो वुमेन्स है उनको भी क्या मिलना चाहिए, यहां पे राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो ये कहानी राइट टू वोट की शुरू होती है भाई, और यहां पे ये चीजें जो है क्लियर होती है। तो यहां पे ये 6 पॉइंट जो है राइट टू वोट के आप लोग को याद कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो रिवॉल्यूशन में चल रही है, बट पैसा नहीं तो कुछ नहीं, तो इकोनॉमिक स्फीयर क्या था, कैसे वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं। अब पैसा होगा तो ही लड़ पाओगे, अगर पैसा नहीं होगा तो एरिस्टोक्रेट से लड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो किस तरीके से अपने आप को स्टेगनेंट करती है और मूव करती है आगे। इन द इकोनॉमिक फील्ड लिबरलिज्म एडवोकेटेड द फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब यहां पे जो लिबरल्स थे उनने सबसे ज्यादा फोकस किया फ्रीडम ऑफ मार्केट का, मतलब कि आप फ्री होके क्या कर सकते हैं, यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड में क्या होगा सर, तो ट्रेड में होगा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज किस चीज का करने वाले हैं सर, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कौन बोल रहा है, तो ये बोलने का काम करते हैं भाई कौन, तो लिबरल्स करते हैं। ओके, तो यहां पे बोलता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ अनजस्ट ड्यूटीज। जो भी आपने गलत तरीके की ड्यूटीज लगा के रखी है, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स लगा के रखे, उन सबको क्या किया जाए सर, कैंसल्ड आउट किया जाए। क्या किया जाए, कैंसल्ड आउट किया जाए। ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टेरिटरी टू अदर। तो ये सारे कब लगेंगे भाई, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। तो एक्सचेंज के लिए मूव करना भी तो जरूरी है, बिना मूव करे कैसे काम चल पाएगा। आगे बात करते हैं, दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में स्टार्ट होती है, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। भाई जाहिर सी बात है, पैसा आएगा तभी आवाज उठा पाओगे, पैसा नहीं होगा तो आवाज नहीं उठा पाओगे। द न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। अब जो नई कमर्शियल क्लास थी उसने बोला कि यार यूनिफाइड टेरिटरी होनी चाहिए, एक जैसा सिस्टम सभी जगह होना चाहिए। कहीं ना कहीं नेपोलियनिक कोड में भी यह बात करी गई थी यूनिफाइड सिस्टम की। ओके, अलाउ द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। इस तरीके से गुड्स पीपल और कैपिटल का जब मूवमेंट होता है इसको कहा जाता है इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां पे इसको इकोनॉमिक टेरिटरी। तो क्या याद रखना है, गुड्स पीपल और कैपिटल का जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए। अनहिंडर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी बैरियर, तो बिना बैरियर के मूवमेंट होना चाहिए गुड्स एंड कैपिटल का एंड पीपल का यहां पे, तब जाके यहां पे इकोनॉमिक स्फीयर जो है वो क्या हो पाएगा, यहां पे हमारा स्ट्रांग हो पाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, तो समझ में आ गया, एक ऐसा सिस्टम जो अनहिंडर्ड गुड्स पीपल और कैपिटल को एक जगह से मूव कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। अब हम लोग को देखते हैं यहां पे कि जो नेपोलियनिक कोड बनाया गया था उसने किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बनाया था जिससे कि उसको लोग पसंद करने लग गए थे। चलिए समझते हैं। द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द 39 स्टेट्स। तो अब यहां पे जो नेपोलियन है उसने 39 स्टेट्स पे ये इंप्लीमेंटेशन किया। मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम द हैम्बर्ग टू द न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। अगर मान लेते हैं वो बंदा हैम्बर्ग से लेके न्यूरेमबर्ग जाएगा, हैम्बर्ग से लेके अगर न्यूरेमबर्ग जाएगा तो उसको 11 कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए, मतलब 11 कस्टम बैरियर देने पड़ेंगे एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% ईच ऑफ देम। चलिए भाई, तो हर इस पे कितना देना है, 5% देना है। In 1834, a custom union called Zollverein was formed at the initiative of Prussia. Several German states joined this. ठीक है, तो ये Zollverein एक सिस्टम बना जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन। ये एग्जाम में याद रखिए कि Zollverein जो है वो क्या था,
कस्टम यूनियन था और कब बनाया गया, 1834 में बनाया गया और बहुत सारे स्टेट्स ने इसको क्या करा था, ज्वाइन करा था। तो यहां पे नेपोलियन ने जो 39 स्टेट्स बनाए थे उसको दोबारा कभी भी नहीं छेड़ा गया और कभी भी नहीं जोड़ा गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़ोल्वेरिन, द कस्टम यूनियन बिटवीन द जर्मन स्टेट्स वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ज़ोल्वेरिन था क्या, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कस्टम यूनियन था जो कि जर्मन स्टेट्स में काम करता था। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट था दैट क्रिएटेड अ यूनिफाइड कस्टम एरियाज बिटवीन इंडिपेंडेंट सोवियन नेशन, यूनिफाइंग कस्टम एरियाज अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर्स रेदर देन विद इन द देम। ठीक है, तो अब ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स को हटा के ये 39 जो कन्फेडरेशन थे पूरे जर्मनी के, वो यहां पे लागू किए गए और लोगों ने भी इससे बहुत सीखा। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। अब यहाँ पे यूनियन ने क्या करा, abolish किया, जहां पे 30 रुपए लगने होते थे वहां पे 2 रुपए लगने लग गए। मतलब कि नंबर ऑफ करेंसी जो 30 देनी पड़ती थी अब वो कितनी देनी पड़ रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 करेंसीज देनी पड़ रही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, अब वहां पे इंट्रोडक्शन हो जाता है रेलवेज। रेलवेज क्या करता है भाई, तो कनेक्ट करने का काम करता है। क्रिएटेड मोबिलिटी लीडिंग टू द नेशनल यूनिफिकेशन, और ये मोबाइल होता है, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रेलवेज आने के कारण एक तो लोगों का आना जाना बढ़ गया, दूसरा गुड्स का भी जो है वो स्पीड जो है वो आने जाने की बढ़ जाती है और इसके कारण जो है कंट्रीज क्या हो जाती है, नेशंस क्या हो जाती है, यूनिफाई हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। और यहाँ पे जैसे जैसे चीजें बढ़ती चले गई, लोग जुड़ते गए, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, इसके कारण कहीं ना कहीं नेपोलियन को अच्छा माना जाता है। वी फाइंड दैट अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक नेशनलिज्म से बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं ये लगता है कि नेपोलियन ने जो भी यहाँ पे चेंजेस करे वो बहुत ही शानदार यहाँ पे चेंजेस करे। राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एंड इट्स अपोजिशन बाय द पीपल। अभी तक के नेपोलियन की वाह वाह हो रही थी, अब लोग बोलने लगे नेपोलियन को हटाओ। तो ऐसा क्या हुआ, तो 1815 की जो घटना थी या 1815 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण नेपोलियन के सब यहां पे खिलाफ हो जाते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, अब ये डिफीट ऑफ नेपोलियन कैसा हुआ, तो बैटल ऑफ वाटरलू में हुआ। ओके, देयर वाज अ राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। आइडिया अब यहां पे चेंज हो गया, हम लोग चेंज चाहते हैं मगर स्लो प्रोसेस के थ्रू चाहते हैं, इसको हम लोगों ने बोला यहां पे कंजर्वेटिज्म। द कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड इन 1815 इन विच ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, पर्व। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, PARB, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर किसको हराया भाई, तो नेपोलियन को हराया। ठीक बात है, चलिए अब बोलता है द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर। अब यहां पे जो कांग्रेस थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको लेड करने वाले जो थे उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था भैया, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ये सम रिजल्ट्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ द वियना वेयर, और रिजल्ट्स क्या रहे, और ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। किसको लेड करने वाले थे, पर्व को लेड करने वाले यहां पे थे। चलिए तो अब क्या हुआ भाई, ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोग ये समझते हैं सबसे पहला जो काम हुआ कि बोर्बन जो डायनेस्टी है उसको वापस रीस्टोर करना पड़ा पावर को अपनी। The Bourbon dynasty which has been deposed during the French Revolution was restored to the power। वापस आ जाती है बॉर्बन डायनेस्टी। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जिन जिन बॉर्डर्स पे कब्जा करा, जिस भी कंट्रीज को मिला लिया, नेशंस पे कब्जा किया, उन सब को क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे फ्री करना पड़ेगा। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन द फ्यूचर। अब वो यहां से आगे बढ़ नहीं सकता, जो भी एरिया है वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो है इसमें क्या किया गया, 1815 में पर्व ने हराया किसको, नेपोलियन को। नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है यहाँ पे, और फिर इसमें 3 मेन पॉइंट होते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में। क्या क्या, पहला बॉर्बन रीस्टोर इट्स पावर, दूसरा फ्रांस ने जिस पे भी क्या करा था भैया, कब्जा करा था, उसको फ्री करो, और अपनी क्या बना दो दोस्तों यहाँ पे, बाउंड्री बना दो। क्या बना दो दोस्तों यहाँ पे, बाउंड्री बना दो। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रीटी ऑफ वियना पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। अब बोलता है चेंजेस क्या आए यूरोप में, नेपोलियन बोनापार्ट खत्म, अब चेंज आना शुरू होंगे यूरोप में। कैसे, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड इन बेल्जियम। अब ये जो नीदरलैंड है
वो किस में इंक्लूडेड था दोस्तों? तो ये बेल्जियम में इंक्लूडेड था। चलिए ध्यान से समझिएगा। वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड ग्यूना वॉज एडेड टू द पेडमोंट इन द साउथ। ठीक है, अब ये बोलता है जो किंगडम था नीदरलैंड का, जो कि इंक्लूडेड था कहां पे? बेल्जियम में। कहां पे इंक्लूडेड था दोस्तों? बेल्जियम में। ठीक है, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड ग्यूना वॉज एडेड टू द पेडमोंट का मतलब होता है लोअर एरियाज को हम लोग पेडमोंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ग्यूना को किस में जोड़ दिया गया भैया? तो साउथ में जोड़ दिया गया। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज इन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, और प्रूशिया को जो है वेस्टर्न फ्रंटियर्स में क्या दी गई? इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ द नदर्न इटली। ठीक है, ऑस्ट्रिया के पास कंट्रोल आ जाता है किसका? नदर्न इटली का। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड। अब ये देखिए कंटिन्यूअसली चेंज इन यूरोप क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि कौन हट चुका है भाई यहां पे? नेपोलियन। ठीक है, तो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, सब अपने पावर को यहां यूज कर रहे हैं। प्रूशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ द सेक्सोनी। तो इस तरीके से पूरे डिवीजन जो है हमें यहां पे समझ में आता है कि डिवीजन कैसे हो रहे हैं यूरोप में। इसके कारण पूरा यूरोप में जो है वो चेंज आता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चेंज इन यूरोप में कंजर्वेटिव रिजाइम क्या है? अब कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक, या ऑटोक्रेटिक सिस्टम पे काम कर रही थी। दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट एंड इंपोज सेंसरशिप ऑन दोस मटेरियल एंड आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स दैट रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द फ्रीडम। अब यहां पे क्या करा गया भाई? तो कंजर्वेटिव रिजाइम्स में कुछ बातों पे ध्यान दिया गया। दे डिड नॉट टॉलरेट, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहे थे क्या? डिसेंट, impose censorship on those material and articles in the newspaper, books, plays, songs that reflected, वो सारे आइडियाज जो लिबर्टी और फ्रीडम को सपोर्ट करते होंगे वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिज्म चाहिए। चेंज चाहते हैं मगर हम तो स्लो चाहते हैं। These conservative ideas gave rise to the liberal nationalists and revolutionaries. Liberals were opposed to the monarchical government, और liberals क्या चाहते थे वहां पे? कि जो monarchical form of government है वो वहां पे ना हो। They advocated liberty and freedom and the creation of nation state. वो क्या चाहते थे? कि लिबर्टी रहे और यहां पे फ्रीडम मिले किसको? स्टेट्स को। एंड After 1815, many liberal nationalists went underground and established several secret society. अब इन लोगों ने बोला यार हमें ये काम तो करने नहीं देंगे, कौन? कंजर्वेटिव, तो अब हमें छुप के काम करना पड़ेगा, और छुप के काम करने के लिए हमें एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी जिसको कहा गया सीक्रेट सोसाइटीज। क्या कहा गया? सीक्रेट सोसाइटीज। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब इनकी जो बात थी वो रखने का मौका ही नहीं मिलता था, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इन लोगों ने छीन ली। किसने? कंजर्वेटिव्स ने। तो अब लिबरल जो है वो क्या करे? तो इनने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसमें एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है जिसका नाम है गिउसेप्पे मज़ीनी, एन इटालियन हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। भैया कहीं ना कहीं इटली की यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था। Did not want Italy to remain a patchwork of small states and the kingdom. वो चाहता था कि इटली एक बहुत बड़ा किंगडम बने, बहुत बड़ा नेशन बने, किसी की चीज का पैचवर्क ना बन जाए, मतलब छोटे छोटे एरियाज को बांट दिया जाए और उसको कह दिया जाए इटली। Following his model, secret society were established in Germany, France, Switzerland and Poland. इसी की रोड मैप पे चलने वाले लोगों ने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू करा जिसको फॉलो किया गया जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। ही अपोज मोनार्की एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो चाहता था कि मोनार्की ना रहे और सिर्फ क्या एस्टैब्लिश हो यहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम। Because of his severe criticism of monarchy, he was described by the Metternich as the most dangerous enemy of our social order. तो ड्यूक मेटरनिक जिसने कि वहां पे बैटल ऑफ वाटरलू में, ट्रीटी ऑफ वेना में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो इसको कहता था कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। किसके लिए? सोशल ऑर्डर के लिए। और ये जो गिउसेप्पे मज़ीनी था वो मेंबर था सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कार्बोनारी। और आगे चल के इसने दो सीक्रेट सोसाइटी और बनाई। पहली बनाई यंग इटली, कहां पे भाई? मार्सिलिस में, और दूसरी बनाई यंग यूरोप, कहां पे भाई? बर्न में। तो ये नाम याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गिउसेप्पे मज़ीनी का कंट्रीब्यूशन यूनिफिकेशन ऑफ इटली तक के, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब धीरे धीरे करके रिवॉल्ट बढ़ता चला जा रहा है। 1830 से लेकर हम लोग 1840 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेशनलिज्म इमर्ज नॉट ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर्स एंड बैटल्स। लोगों ने कहा कि नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इसमें लड़ाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन को बनाने के लिए। तो सिर्फ वॉर्स और सिर्फ बैटल्स जो है वो नेशन नहीं डेवलप करती, कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री। अब कल्चर्स में क्या क्या लेना है दोस्तों, तो आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक प्लेड ऑन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथनिंग द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो हम लोग चाहे तो इसको रोमांटिसिज्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, रोमांटिसिज्म। बट ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो क्या बताता है हम लोगों को, तो अब रिवॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। कैसे, फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इज नोन एज द जुलाई रेवोल्यूशन। पहला जो रेवोल्यूशन हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोला भैया, जुलाई रेवोल्यूशन। द बॉर्बन किंग वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज। तो पहली बार क्या किया गया, जो बॉर्बन किंग थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया यहां से। और ये वापस कब आते हैं, तो आपने सुना था सर ट्रीटी ऑफ वियना में पहला पॉइंट था बॉर्बन रीस्टोर इट्स पावर 1815 के बाद, मतलब ट्रीटी ऑफ वियना में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इंस्टॉल्ड विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। अब यहां पे क्या कर दिया भाई, नेपोलियन बोनापार्ट तो चला गया, अब कोई है नहीं, तो लुइस फिलिप बन गया यहां पे हेड, और यहां पे बना दिया इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दिस स्पार्क्ड रेवोल्यूशन इन ब्रूसेल्स, बट इसके कारण कुछ लोग तो अपोज कर रहे थे, कुछ लोग इसका फेवर कर रहे थे। दिस स्पार्क्ड रेवोल्यूशन इन ब्रूसेल्स सेपरेटिंग इट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। इसके कारण क्या हुआ भैया, ये जो ब्रूसेल्स है, ठीक है, ब्रूसेल्स बोले तो कैपिटल किसकी भाई, बेल्जियम की। दिस स्पार्क्ड रेवोल्यूशन इन ब्रूसेल्स सेपरेटिंग इट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड को क्या है वो ब्रूसेल्स से हटा दिया गया। Thus, Metternich remarked, when France sneezes, the rest of the Europe catches cold. तो ये ड्यूक मेटरनिक ये कहता है कि अगर मान लेते हैं फ्रांस अगर छींक भी दे तो पूरे यूरोप को क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। तो ये कुछ हाइलाइट्स पॉइंट बात आया हम लोगों ने किसके, जुलाई रेवोल्यूशन के। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। ग्रीस नाम की एक जगह है यूरोप में, ठीक है, जहां लैंग्वेज चलती है ग्रीक। ग्रीस हैज बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी से ग्रीक जो है, मतलब ग्रीस जो है वो पार्ट था किसका, ऑटोमन एम्पायर का, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हुआ करते थे। नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक व्हिच बिगन इन 1821। बट ये सारी चीजें 19th सेंचुरी में कहां पहुंच जाती है भैया, ग्रीस में पहुंच जाती है, और लोग बोलते हैं कि अब हमें इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, अब हम लोग मुस्लिम डोमिनेंस में नहीं रह सकते। यहां पे वेस्ट यूरोपियन who had sympathies for ancient Greek culture। हम लोगों ने देखा था कि यूरोप को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट। तो वेस्ट में जो लोग हुआ करते थे मिडिल क्लास के, जो आगे चल के रिवॉल्यूशनरी बने, उनने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया किसका, ग्रीक पीपल का। पोएट्स एंड आर्टिस्ट, और ये ग्रीस जो है वो पहले ही ऑलरेडी बहुत फेमस था पोएट्स के मामले में, आर्टिस्ट के मामले में। लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। और लोगों ने सपोर्ट किया और ग्रीस को फाइनली क्या बनाया, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया। ओके, अब इसमें रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला है। ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड इन फेवर 1824। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है 1821 में, और ये यहां पे लॉर्ड बायरन की डेथ हो जाती है 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू क्या होता है, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। वहां पे अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो वहां पे एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें 3 पॉइंट थे। बॉर्बन डायनेस्टी, फ्रांस जो है वो रिस्टोर कर सकता है भाई, कौन सी जो एरिया को आपने कब्जा किया था उसको छोड़ो, और नए जो है बाउंड्रीज के अंदर आप काम कर सकते हो। तो यहां पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में बनाया गया, इसमें यह कहा गया कि ग्रीस जो है अब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के रहेगा। चलिए, तो यहां पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या क्या हुआ समझते हैं। इट वॉज फॉट बिटवीन द ग्रेट पावर्स विच इंक्लूडेड ग्रेट तो नहीं बोलना चाहिए, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड ऑटोमन एम्पायर ऑन द वन साइड। ठीक है ना भाई, चलिए, तो ग्रीस को क्या कर दिया गया भाई, यहां पे इंडिपेंडेंट बना दिया गया। द ट्रीटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज वाज दैट इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ सोवियरन नेशन। इसके कारण ग्रीस जो है वो क्या बन जाता है, एक सोवियरन नेशन बन जाता है। बट नाम याद रखिएगा कंट्री के, कौन कौन किस किस के अगेंस्ट में था। तो यहां पे ये जो ग्रेट पावर्स है विच इंक्लूडेड ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, ये किसके अगेंस्ट में लड़ते हैं भाई, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है ना, तो ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस जो है वो लड़ते हैं ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। चलिए, यहां तक के क्लियर हो गई क्या कहानी, आगे बढ़े। चलिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल याद हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होता है,
कोई और भी चीजें हैं क्या उससे हमारे यहां पे नेशंस बन सकते हैं? बिल्कुल, इस कॉन्सेप्ट को कहा गया रोमांटिसिज्म। क्या कहा गया दोस्तों यहां पे? रोमांटिसिज्म। चलिए, रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट इन विच आर्टिस्ट रोमांटिसाइज ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो वो यहां पे लोगों को जोड़ना चाहते हैं मगर वॉर्स और बैटल्स के थ्रू नहीं। दिस वाज डन टू क्रिएट अ कॉमन कल्चर पास्ट एज ऑन द बेसिस ऑफ द नेशन। तो हर एक नेशन का कुछ ना कुछ कॉमन पास्ट तो रहता ही है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस वॉज लेड ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो जिसकी जहां की बेसिक लैंग्वेज है उस पर क्या करा जाए? फोकस किया जाए। एंड फॉल्कलोर, दिस गेव कम्युनिटीज हु वर लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पावरफुल नेशन अ कल्चरल आइडेंटिटी। अब यहां पे हम लोग को क्लियर तो हो गया सर कि यहां पे जो कम्युनिटीज है, ये जो कम्युनिटीज है उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली पावरफुल नेशन का एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, मतलब वो अपना कल्चर लेके चलते हैं जिसके थ्रू उनकी आइडेंटिटी जो है वो ओवरऑल यूरोप या ओवरऑल वर्ल्ड में यहां पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ पोलैंड हु वर अंडर रशियन कंट्रोल डिफाइड द बैन ऑन स्पीक पॉलिश। तो यहां पे जो पॉलिश बात चल रही है तो वो पोलैंड में चलने वाली लैंग्वेज है, जहां पे रशियंस चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज चले, तो वहां के जो प्रीस्ट थे उन्हें मना कर दिया, वहां के पोप जो थे उन्हें मना कर दिया, वहां के जो धर्मगुरु थे उन्हें मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। This was a kind of struggle of overthrow the Russian rule from their territory and become an independent nation। तो अब यहाँ पे रीजन समझ में आ गया कि पोलैंड से रशिया की लैंग्वेज क्यों हटी, क्यों? क्योंकि इन्हें इंपोज करने की कोशिश करी जबरदस्ती वो लैंग्वेज। Similarly, German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन गॉडफ्राइड हर्डर आते हैं जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। उनने अपनी बातें एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसका नाम है भैया das Volk। ठीक है, थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वोल्गेस्ट वाज पॉपुलराइज्ड। अब यहाँ पे स्पिरिट जो है नेशन की वो कैसे समझ में आएगी? तो वो समझ में आएगी सर वोल्गेस्ट से। तो यहाँ das Volk को हम लोग यहाँ पे कॉमन एक न्यूज़पेपर मान सकते हैं जो कि क्या बताता है? यहाँ पे कॉमन पीपल के कल्चर के बारे में बताता है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात करते हैं कैरल कोरपुंस्की की। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। तो नेशनल स्ट्रगल यहाँ पे वो अपने म्यूजिक से करता है जिसमें वो मेनली ओपेरा और म्यूजिक यूज करता है ताकि नेशन में जितने भी लोग रह रहे हैं वो नेशनलिस्ट आइडिया के तरफ क्या हो? बढ़ जाए। टर्निंग फोल्क डांसेस लाइक द पोलोनाइज एंड द मजूरका इनटू द नेशनलिस्ट सिंबल। और उसने यहाँ पे सिंबल बना दिया मजूरका और नेशनलिस्ट सिंबल। ठीक है ना, तो पोलोनाइज और मजूरका जो बन गए वो नेशनलिस्ट सिंबल बन गए। तो ये नाम याद रखना है, कैरल कोरपुंस्की ने जो मजूरका है, पोलोनाइज है, उसको क्या बना दिया? यहाँ पे नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। दी एम्फेसिस वाज लेड ऑन यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर। अब यहाँ पे एम्फेसिस किस पे डाला गया भाई? वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे डाला गया जो कि वहां की बेसिक लैंग्वेजेस है। of local folklore, not only to discover an ancient national spirit but also to carry the message of modern nationalism to illiterate people। वो लोग जो यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं होते तो उन लोगों तक के मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग को यहाँ पे फोल्कलोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, म्यूजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कैरल कोरपुंस्की ने करा कि यहाँ पोलोनाइज और मजूर का जो डांसेस थे उसका भी इस्तेमाल किया ताकि नेशन वाइड यूनिटी क्रिएट हो सके और सब लोग क्या बन सके भाई? एक इंपॉर्टेंट जो है नेशन का पार्ट बन सके। आगे बात करते हैं हम लोग द रशियन ऑक्यूपेशन एंड नवंबर अप स्प्रिंग। क्या हुआ यहां पे? लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। बिल्कुल सही बात है, अगर नेशन बनना है, नेशन बनेगा तो लैंग्वेज एक सबसे बड़ा मीडियम होगा। यहाँ पे द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो अब यहाँ पे पोलैंड में क्या हुआ भाई? एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और हर जगह जो है रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं रेबेल का रीजन है दोस्तों। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। कहीं ना कहीं आर्म्ड रेबेलियन होता है 1831 में। मेंबर ऑफ द क्लर्की इन द पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोलैंड वालों ने पॉलिश जो लैंग्वेज थी उसको बेस बनाया और किससे लड़े? वो यहाँ पे रशिया वालों से लड़े। ठीक है, पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज यूज होगी और हर जगह पे पॉलिश लैंग्वेज यूज करते थे, मगर रशिया वाले ऐसा
नहीं चाहते थे। A large number of priests and bishops were put into jail or sent to Siberia by Russian authorities। तो रशियन अथॉरिटीज ने प्रीस्ट और बिशॉप्स को पकड़ा और कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो यहां पे जो प्रे करना चाहते थे वो कौन सी लैंग्वेज में चाहते थे? पॉलिश। मगर ये फोर्सफुली क्या चाहते थे? वहां रशियन लैंग्वेज। एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन द रशियन। तो उन्हें रशियन में प्रीच नहीं किया, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। कौन सी जेल भेज दिया गया सर? तो साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो पॉलिश है वो लैंग्वेज जो यहाँ पे रशियन डोमिनेंस को खत्म करती है और यहाँ पे पोलैंड में इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन यहाँ पे बनाया जाता है। हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट्स। अब इतनी सारी लड़ाई झगड़े हो गए तो लोगों के पास प्रॉब्लम्स तो आएगी भाई, कहीं ना कहीं खाने की प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में सरवाइव कैसे करें ये प्रॉब्लम आएगी, और कंटिन्यूसली रिवॉल्ट चल ही रहे हैं। The 1830 was year of great economic hardship in Europe. It was because, क्यों हुआ ये ऐसा? हम लोग इसके रीजंस पे बात करते हैं। During the 1830 there was a large scale unemployment in the Europe। भैया अब रिवॉल्ट तो ठीक है अपनी जगह पे, मगर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है वहां पे? रिवॉल्ट हो जाता है। कैसे भाई? समझते हैं। इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वर लेस वेयरएज जॉब सीकर्स वर मेनी। भाई नौकरी ढूंढने वाले ज्यादा थे और नौकरियां क्या हो गई वहां पे? कम। Cities had come to an extremely overcrowded as a result। अब धीरे धीरे करके रूरल एरियाज वाले किस तरफ चले जाते हैं भाई? अर्बन एरियाज की तरफ। मगर अर्बनाइजेशन होने के कारण यहाँ पे ओवरक्राउडेड सिटी बन जाती है। As a result, slum has started coming up as more people migrated from the rural to urban areas। तो अनहाइजेनिक सिस्टम होगा, खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। Small producers in town were often faced with stiff competition। अब जो छोटी छोटी चीजें बनाने वाले थे उनको भी यहाँ पे stiff competition फेस करना पड़ा। From the import of cheap machine made good from the England। अब यहाँ पे यूरोपियन नेशन क्या कर रहा है भाई? बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से बनी हुई जो चीजें आ रही है वो मशीन मेड है और वो यहाँ पे चीप है। इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब जो कपड़ों वाला जो प्रोडक्शन है वो इंग्लैंड में पहले शुरू हो गया। इसके कारण क्या हो गया? इंग्लैंड के कारण यूरोपियन जो मार्केट है वो पूरा सफर कर जाता है और स्टिफ कंपटीशन यहाँ क्रिएट हो जाता है। आगे बोलता है यहाँ पे बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब इतनी परेशानी आएगी तो वहां पे जो भी रूलर होगा उसको भगाया जाएगा, तो लुइस फिलिप को यहाँ पे भगाया गया। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। मगर धीरे धीरे करके जो फ्यूडल ड्यूज थे वो इन पे बढ़ते चले गए पीजेंट्स पे। एंड ऑब्लिगेशन, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द टाउन एंड कंट्री। अब ये क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई यहाँ पे कि ये फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में यहाँ इन्फ्लेशन कह सकते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? इन्फ्लेशन। और यहाँ पे जब बैड हार्वेस्ट आ जाएगा तो यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी, वाइड स्प्रेड हो जाएगी पॉवर्टी, और यहाँ पे टाउन और कंट्री में हर जगह पॉवर्टी वाला आलम यहाँ पे चलने लग गया था। आगे बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ नेशनल असेंबली। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे समझा था कि वो जो स्टेट्स था उसको खत्म करके नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। अब नेशनल असेंबली अपने आप को क्या बोलती है भाई? रिपब्लिक। अब हम लोग किसी की भी नहीं सुनेंगे और अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अबाउट मेल्स अबाउट 21। तो जितने भी लोग हैं उनको सबको क्या मिलेगी भाई? एडल्ट सफरेज मिलेगी जो कि 21 ईयर्स एज की होगी। गारंटीड द राइट टू वर्क। नेशनल असेंबली आने के बाद एक अच्छी चीज हो गई कि गारंटी टू वर्क मिला। अभी अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत जूझ रहे थे, अब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी यहाँ पे। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पे नेशनल वर्कशॉप बनाई गई जहां पे बात की गई मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस चीज की भाई? यहां पे एम्प्लॉयमेंट की। बट इसी के समय एक गांव था जिसका नाम था सिलीसिया। वहां पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? कुछ लोगों से डील करता है, एग्रीमेंट करता है, और पैसे देने की जब बारी आती है तो वो इसमें रिफ्यूज कर देता है। इसके कारण यहां पे एक रिवॉल्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलीसियन रिवॉल्ट। ठीक है, द स्टोरी ऑफ सिलीसियन विलेज। इन 1845 वीवर्स इन द सिलीसिया हैज लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। क्यों हुआ? द जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट। ये जो जर्नलिस्ट है विलियम वोल्फ, इसका नाम याद रखिएगा, इसने पूरी कहानी समझाई सिलीसिया के विलेजर्स के साथ जो हुआ था, जो वीवर्स थे मेनली बाय प्रोफेशन 1845 में। इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इन द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। उनका मेन काम जो था कॉटन वीविंग था। क्राउड ऑफ वीवर्स डिमांडिंग हायर वेजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। जिस पे डील हुई थी उससे थोड़ा सा पैसा उन्हें ज्यादा मांगा होगा। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटिवली। बट इसको धमकियां दी गई किनको? सिलीसियन विलेजर्स को। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट डेड। मगर इस पे क्या हो जाता है?
11 वीवर्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कहानी 1845 की सिलिसिया विलेज की है, जिसमें विलियम वोल्फ ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की हम लोग बात करें, वो सारे लोग जो रूल्स को क्या बनाना चाहते होंगे, इजी बनाना चाहते होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिबरल्स। द ईयर ऑफ 1848 वाज अ ईयर ऑफ रिवॉल्ट। दीस रिवॉल्ट वर लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। वहां हम लोगों ने देखा था कि जो वेस्टर्न यूरोप था वहां पे मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जिनको हम लोग एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी बोल सकते थे। क्या नाम था उनका? जैकोबिन क्लब मेंबर्स, ठीक है, जो कि 1790 में बनाया गया था। इन द रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी 1848 द फ्रेंच मोनार्क वाज डिथ्रोन्ड एंड कंट्री बिकम रिपब्लिक। तो 1848 फरवरी में हटा दिया गया मोनार्की फॉर्म ऑफ पूरा गवर्नमेंट और इसको क्या बना दिया गया? रिपब्लिक। बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, एक एज रखी जाएगी जिसको हम लोग यूनिवर्सल मेल सफरेज कहेंगे। राइट टू वोट वाज गिवन टू ऑल मेन, और राइट टू वोट दे दिया गया सभी लोगों को। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो-हंगरियन एम्पायर। द मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। अब यहां पे नेशन स्टेट से ज्यादा डिमांड होने लग गई कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही, और हम लोग नेशनल को क्या करना चाहते हैं, नेशन को क्या करना चाहते हैं? यूनिफाई करना चाहते हैं। द रेवोल्यूशनरी ऑफ द लिबरल्स में हम बात करते हैं, इन जर्मनी पीपल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास केम टुगेदर एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब यहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? वोटिंग करने का काम करते हैं। On May 1848, 831 elected representative marched to take their places in the Frankfurt Parliament। तो ये याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ की है भैया? जर्मनी की है। They drafted a constitution for a German nation, और क्या करते हैं वो? जर्मनी के लिए क्या करते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। To be headed by a monarchy subjected to parliamentary control। मगर एक बात उनने कही कि ये जो मोनार्की है वो किसका सब्जेक्ट होना चाहिए? पार्लियामेंट का सब्जेक्ट। मतलब कि ये आंसरेबल होगा किसको? पार्लियामेंट को। जाहिर सी बात, ये बात तो कोई मानेगा ही नहीं, मोनार्क तो चाहता ही नहीं है कि यहां पे उस पे कंट्रोल है, इसीलिए तो वो डेस्पोटिज्म सिस्टम पे काम करता है। तो 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव जो है मार्च करते हैं कहां पे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ये हमें बात याद रखना है। तो अब पूरी कहानी जो है वो कहां की चल रही है भाई? जर्मनी की। द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में आगे बात करते हैं, द प्रूशियन मोनार्क फ्रेडरिक विलियम IV रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां का जो प्रूशियन राजा था उसने मना कर दिया। क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक विलियम IV। उसने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। अब ये बोल क्या रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब कि मोनार्क जो है वो पार्लियामेंट के अंदर काम करेगा। तो फ्रेडरिक विलियम ने मना कर दिया। द जर्मन पार्लियामेंट विच रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन लॉस्ट देयर सपोर्ट। लेटर द पार्लियामेंट लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। अब यहां पे इसका जो सपोर्ट था वो चला गया लोगों का। इसके कारण जो है यहां पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसको फोर्स कर दिया गया कि भैया इसको बंद किया जाए यहां पे। एट दिस टाइम वुमेन ऑल ओवर द यूरोप कैंपेन फॉर द सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स। हमें यह पता है कि वुमेन्स को अभी भी क्या नहीं मिल रहा था? वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। इनकी अलग ही लड़ाई चल रही है। वो बोल रही है कि हमें तो यार पॉलिटिकल राइट मिल ही नहीं रहा, मतलब हमें राइट टू वोट नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें? फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने ग्रुप बनाए और उन्होंने खुद से डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। तो यहां एक नाम याद रखना है, प्रूशियन मोनार्क जो था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम IV, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी में बैठी रहती है भाई, वो देखती रहती है क्योंकि उनको यहाँ नीचे तो बुलाया नहीं जाएगा किसके लिए? वोटिंग के लिए। तो अब यहाँ पे जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है चर्च ऑफ सेंट पॉल जर्मनी का, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग एक नई सोच की तरफ बढ़ते हैं, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल नेशनलिस्ट। कंजर्वेटिव वो जो स्लो चेंज चाहते हैं, लिबरल्स वो जो रूल्स को क्या करना चाहते हैं? फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। अब दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है। 1848 में क्रश करने की कोशिश करी कि भैया लिबरल्स तो यहां नहीं चल पाएंगे। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। नंबर 1, मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड रेप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी। कंजर्वेटिव्स को यह बात समझ में आ गई थी कि ये लोग तो रुकने वाले नहीं है, तो यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें? कुछ सेक्रीफाइस कर ले। In the year of 1848, after 1848, the autocratic monarchies of Central and the Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815. तो अब यहाँ पे तीनों जगह को हम लोग ले लेते हैं, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप। तो जैसा कि वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही हम लोग सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी क्यों ना कर ले। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास धीरे धीरे करके पावरफुल होता चला जा रहा था। Thus serfdom and bonded laborers were abolished both in Habsburg dominion
यूनियन एंड द रशिया। और यहां पे जो सर्फडॉम सिस्टम था और जो बॉन्डेड लेबर थे उसको बैन करा गया। कहां पे सर? यहां पे तो हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और कहां पे? रशिया में। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian in the 1867। तो 1867 में हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, ये जो रूलर्स थे, उन्हें हंगेरियन को क्या दे दिया भैया? ऑटोनॉमी दे दी कि आप अपने हिसाब से काम करो। बट कब काम करो सर? तो 1867 में। अब हम लोग बात करते हैं जर्मनी के किसकी? यूनिफिकेशन की। जर्मनी एंड इटली वर यूरोपियन नेशन विच वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम। अलग अलग किंगडम्स के अंडर में जर्मनी और इटली हुआ करता था। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। द न्यूली इमर्ज मिडिल क्लास इन जर्मनी इन 1848 ट्राई टू यूनाइट सेवरल जर्मन किंगडम्स विच वर सप्रेस्ड बाय द मोनार्कीज। बहुत सारे मोनार्क क्या करते थे? जर्मन जो भी लोग रहते थे उनको सप्रेस करके रखते थे यहाँ पे। एंड लार्ज लैंड ओनर्स into one nation state governed by an elected body। अब यहाँ पे जो लार्ज नेशन है वो एक गवर्नमेंट बॉडी होती थी जिसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे उनको चूज किया जाता था। प्रूशिया, अ जर्मन किंगडम, टुक द लीडरशिप इन यूनाइटिंग वेरियस जर्मन स्टेट। तो प्रूशिया ने लीड ली यहाँ पे और उसने कहा कि मैं यहाँ पे जर्मनी को एक स्टेट्स बनाऊंगा। ओटो वन बिस्मार्क, इसका बहुत बड़ा रूल था। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, तो ओटो वन बिस्मार्क का मेन रोल है जर्मन यूनिफिकेशन में। कहाँ का भाई चीफ मिनिस्टर है? तो प्रूशिया का। एम टू अचीव द गोल ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पे वो मेन रोल प्ले करता है, वो प्रूशियन आर्मी के साथ मिलकर और ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर इनको फ्री करने की कोशिश करता है। और ये ओटो वन बिस्मार्क कहां का हो गया भैया? तो ओटो वन बिस्मार्क जो है चीफ मिनिस्टर हो गया प्रूशिया का। Spread over 7 years, the Prussian army with the help of Austria, French and Danish armies fought 3 wars and successfully incorporated all the small German kingdom। तो यहाँ पे ये मेनली 7 ईयर के वॉर्स होते हैं और ये यहाँ पे फाइट जीत जाते हैं। दिस मार्क द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन है। और इसके थ्रू क्या होते हैं भाई? 7 सालों की लड़ाई के बाद जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। नवंबर ट्रीटी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अ न्यू फाउंडेशन वाज नॉट एनविसेज्ड बाय द नॉर्थ जर्मन फेडरेशन वाज टू एक्सपांड विद द सदर्न जर्मन स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द जर्मन एम्पायर। तो जर्मनी भी लगभग नॉर्थ जर्मनी और साउथ जर्मनी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? जर्मन यूनिफाइड तो हो जाता है। In 1871, केसर विलियम I was declared as the emperor of Germany at the Palace of Versailles। तो केसर विलियम I जो है 1871 में इसको क्या बना देते हैं भाई? एम्परर बना देते हैं। किसका? जर्मनी का। अब जर्मनी जो है अलग अलग मोनार्क हटा के एक ही लीडर के अंदर आ जाता है। क्या नाम है भैया उसका? तो केसर विलियम I। इसके पहले हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर की बात करी थी, वो कहां के थे भैया? वो थे प्रूशिया के, ठीक है ना। और क्या नाम था उनका? ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। The process of the unification of Germany exhibited the power of Prussian state. Many new reforms were initiated in banking, currency, administration and judiciary in Germany। तो बहुत सारे चेंजेस जो है वो कहां देखने को मिलते हैं? जैसे ही जर्मनी का क्या हो जाता है? यूनिफिकेशन हो जाता है। तो 1871 में केसर विलियम I जो है वो एम्परर बनते हैं कहां के? जर्मनी की। बट हम लोग बात करते हैं अब जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, तो इटली वाज आल्सो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस स्मॉल स्टेट। इटली छोटे छोटे भागों में यहां पे बटा हुआ था। विच वर रूल्ड बाय द मोनार्क्स। तो यहाँ पे एक नाम याद रखना भाई, गुजीपी मजीनी का। गुजीपी मजीनी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इटली की यूनिफिकेशन में। ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। तो इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली Papal state, kingdom of Naples, kingdom of Sicily, kingdom of Sardinia, duchy of the Savoy, duchy of the Milan and the grand duchy of the Tuscany। अब क्या होता है भाई आगे? तो हम लोग पूरे इसके मैप के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो ये बिफोर यूनिफिकेशन का मैप है और ये आफ्टर यूनिफिकेशन का मैप है। देखिए वहां पे और यहाँ पे कितना अंतर है। तो ये सारी जगह जो है वो एक हो जाती है किसके बाद भाई? तो 1871 में हम लोगों ने जैसे जर्मनी को एक कर दिया, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम लोग समझेंगे कि भाई क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे। The states of Sardia Piedmont was ruled by Italian monarch। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम लोग यहाँ पे इटली को बांटते हैं तो इटली कुछ इस तरीके से होता है कि जो नॉर्थ है वहाँ ऑस्ट्रियन मोनार्की चल रही थी, वेस्ट और ईस्ट खाली, सेंट्रल में यूरोप आ गया और साउथ में जो है बॉर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन है। इसको समझते हैं। द नदर्न स्टेट्स वर अंडर द ऑस्ट्रियन मोनार्क।
Central Italy was under the control of Pope and the state in the south were controlled by the Bourbon kings of the Spain। तो ये तीन पार्ट्स में अलग अलग बटा हुआ है। अब इसको जोड़ना है, यूनिफाई करना है, तो भाई एक नाम चाहिए। क्या नाम आता है? गिउसेप्पे मजीनी। 1830 was a revolutionary who actively supported the unification of the Italy states। वो ऑलरेडी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था जिसका नाम था कार्बोनारी। आगे चल के उसने यंग इटली और यंग यूरोप भी नाम की क्या बनाई? दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। फॉर अचीविंग दिस एम ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी नोन एज यंग इटली। तो इटली को यूनाइट करने के लिए इसने एक सोसाइटी बनाई, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था यंग इटली। कब की बात चल रही है सर? ये 1830 के बाद की बात चल रही है। द स्टेट ऑफ सर्डिया पेडोमोंट टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग दिस टास्क आफ्टर द फेल्ड अपराइजिंग इन 1831। तो यहां पे किसने लोड लिया कि हम लोग एक चीज बनाएंगे पूरी? 1831 से लेके 1848 में सर्डिया पेडोमोंट ने पूरी रिस्पांसिबिलिटी ली। द किंग ऑफ सर्डिया पेडोमोंट विक्टर एमेनुएल सेकंड वाज एक्टिवली हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर केवोर। तो यहां पे विक्टर एमेनुएल सेकंड का जो चीफ मिनिस्टर उसका नाम था केवोर। वहां था ऑटोबन बिस्मार्क और कैसर विलियम वन। यहां पे क्या है? विक्टोरियन एमेनुएल सेकंड और चीफ मिनिस्टर केवोर। केवोर लेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो केवोर ने लोड लिया और यूनिफाई करा किसको भाई? इटली को। कॉन्फ्रेंस ऑफ विला फ्रैंका मीटिंग बिटवीन द फ्रेंच एम्परर नेपोलियन थर्ड एंड द एम्परर फ्रांसिस जोसेफ वन ऑफ द ऑस्ट्रिया दैट रिजल्टेड इन द प्रिलिमिनरी पीस जुलाई 11 1859 एंडिंग द फ्रैंको पेडोमोंटीज वॉर अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इटली यूनिफिकेशन अंडर द पेडोमोंटीज लीडर्स। ठीक है, तो ये जो लोअर एरियाज में रह रहे थे, पेडोमोंट का मतलब होता है लोअर एरियाज, और फाइनली क्या करते हैं भाई? यहां पे इटली को यूनिफाई करके दे देते हैं। इन 1859 द स्टेट ऑफ सर्डिया पेडोमोंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। अब यहां पे 1859 में क्या करा भैया? सर्डिया पेडोमोंट की जो फोर्सेस थे उसने ऑस्ट्रिया फोर्सेस को हटाया। इन 1869 द इटालियन फोर्सेस हेल्ड बाय द गिउसेप्पे गैरिबाल्डी एंड हिज वॉलंटियर मार्च इनटू द सदर्न इटली। अब ये गिउसेप्पे गैरिबाल्डी की मदद से ये सदर्न इटली की तरफ जाते हैं। एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिली सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर एंड यूनिफाइड इट्स इटली। तो अब यहां पे क्या करा? स्पेनिश रूलर को भी हटाने के लिए यहां पे लड़ाई लड़ी गई। मगर लड़ाई लड़ी गई कैसे भाई? टू सिसिलीज का जो किंगडम था इटली के सदर्न एरियाज में, वहां से उसको फ्री करवाया गया। किसकी मदद से? गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। तो यहां पे तीन लोगों के नाम आ जाते हैं भाई। यहां पे पहला आ जाता है कौन? पहला आ जाता है केवोर, उसके बाद आ जाता है भैया यहाँ पे गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। ठीक है, और गिउसेप्पे मजीनी का भी नाम हम लोग को यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये इटली यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन 1861 किंग विक्टर एमेनुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और 1861 में कौन बनता है भाई यहाँ का किंग? तो उसका नाम है किंग एमेनुएल सेकंड। ठीक है, याद रहेगा, विक्टर एमेनुएल सेकंड। द कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज अचीव्ड इन 1871। 1871 में कंप्लीटली इटली जो है वो क्या हो जाता है? यूनिफाइड हो जाता है। इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई। अब इटालियन पॉपुलेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लिटरेसी रेट जो था वो बहुत ही कम था। रिमेन्ड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। और आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम लोग किसके अंडर में काम कर रहे हैं और क्या हम लोग यहाँ पे आजाद हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। द पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटली। बहुत सारे लोगों को तो यह पता ही नहीं था कि भाई ऐसा यूनिफिकेशन का भी कोई सिस्टम चल रहा है। एंड बिलीव दैट ला टालिए वाज विक्टर एमेनुएल्स वाइफ। उनको लगता था ला टालिए का मतलब होता है विक्टर एमेनुएल जो है उसकी वाइफ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां पे बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। A nation state. The transformation of Great Britain into a nation state was not a sudden process. एकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें भी लॉन्ग प्रोसेस थी। There was no one British nation before the 18th century. 18th century के पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। People residing in the British Isles were mainly English, Welsh, Scot और Irish। तो अगर हम लोग बात करें तो वो आइलैंड एरिया में चार अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। दिस एथनिक ग्रुप हैज डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेडिशन। इन लोगों का अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम था और इनका अलग अलग सोशल सिस्टम भी था। एज द इंग्लिश नेशन ग्रीव इन वेल्थ, मगर इंग्लिश नेशन धीरे धीरे करके पैसों से क्या हो जाता है? रिच हो जाता है। वेल्थ एंड पावर, इट बिगेन टू डोमिनेट द अदर आइलैंड। धीरे धीरे करके जो इंग्लिश है वो कोशिश करेगा वेल्श को, स्कॉट को और आयरिश को क्या करना भाई? कब्जा करना। इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। और 1688 में क्या हो जाता है भैया? इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो वहां पे मोनार्की को खत्म करके सारा अपने हाथ में कंट्रोल ले लेती है। द पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो पार्लियामेंट पास करती है एक्ट जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें क्या करती है? बाय विच इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वर यूनिफाइड। तो स्कॉटलैंड
को मिला लिया जाता है इंग्लैंड में 1707 एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, अब यहां पे क्या हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, जो इंग्लैंड में कौन मिल जाता है भाई, यहां पे स्कॉटलैंड। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 याद रखना है हमें। The parliament was dominated by English and the political and cultural identities of the Scot were systematically suppressed। धीरे धीरे करके जो स्कॉटलैंड के जो भी कल्चर्स थे उन सबको खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली सारा का सारा किसके हाथ में आ गया भाई, इंग्लैंड के हाथ में आ गया। आगे बोलता है द कैथोलिक्स इन स्कॉटलैंड वर ब्रूटली सप्रेस्ड। अब यहाँ पे हमें पता है क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में डिवाइड होती है भाई, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पे जो कैथोलिक्स थे स्कॉटलैंड के, उनको ब्रूटली सप्रेस किया गया। वेन एवर दे वॉन्टेड टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस, जब भी वो अपनी रीगेन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना शुरू करते थे तो इंग्लैंड वाले क्या कर देते थे, उनका जो भी रिवॉल्ट था, रेबेल था, वो सप्रेस कर देते थे। आयरलैंड वॉज इनहेबिटेड बाय द प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। अब यहां पे आयरलैंड में कौन रहते थे भाई, कैथोलिक्स रहते थे और प्रोटेस्टेंट भी रहते थे। द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। अब इंग्लिश ने क्या करा, प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट कर दिया। विद देयर हेल्प एंड सपोर्ट कैथोलिक हु कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन आयरलैंड, मगर आयरलैंड में कैथोलिक ज्यादा थे और ये सपोर्ट किसका कर रहा है, प्रोटेस्टेंट। तो अब फाइट हो गई प्रोटेस्टेंट के और कैथोलिक्स के बीच में, मगर प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट कौन कर रहा है, इंग्लिश, और कैथोलिक्स का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर ये मेजॉरिटी में आयरलैंड में। रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन न्यूमरस ओकेजन बट वर सप्रेस्ड, मगर जितने बार भी कैथोलिक्स लड़े उनको सप्रेस कर दिया गया। कहां पे, आयरलैंड में। आयरलैंड फोर्सिबली बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटेन इन 1801, और फोर्सिबली क्या पार्ट बना दिएगा भैया, ब्रिटेन का पार्ट बना दिएगा, कब, 1801 में। The English language dominated both Scott and the Ireland were subordinate to the England। अब धीरे धीरे करके आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों ही किस में मिल जाते हैं, इंग्लैंड में। किस में मिल जाते हैं दोस्तों, इंग्लैंड में। अब यहां पे मैं उसको ब्रिटेन भी बोल सकता हूं। जैसे ही हम लोग स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो क्या आता है, स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमैटिकली सप्रेस, धीरे धीरे करके उनको सिस्टमैटिकली सप्रेस किया गया। द कैथोलिक क्लास दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबली रेप्रेशन। अब ये जो कैथोलिक क्लास था उनको तो बहुत ब्रूटली किल्ड किया गया और ब्रूटली सप्रेस किया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स हुआ करते थे उनकी जो लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज, उसको यूज करने से मना कर दिया। दे आर forbidden to wear their national dress and large number were forcibly driven out of their homeland। घर से बाहर भी निकाल दिया गया और उनकी जो ड्रेस थी वो भी अब लोग ये नहीं पहन सकते। इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या करा गया, उनको सप्रेस किया गया। किनको, स्कॉटिश को। आयरलैंड की बात करेंगे, इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट कर दिया इंग्लैंड वालों ने, हो गया काम खत्म। The English helped the Protestant of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country। फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय द वोल्फटोन। अब ये नाम याद रखना है कि आयरलैंड से लड़ने के लिए आता है वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया जाता है आयरलैंड को, कब भैया, 1801 में। तो इस तरीके से आयरलैंड का केस और स्कॉटलैंड का केस हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। The idea of a nation was expressed in various forms by the artists and the painters। तो अब ये जो भी नेशन बनना है वो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग आर्टिस्टिक फॉर्म में या पेंटिंग फॉर्म में बताया। मोस्ट ऑफ द नेशंस वर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, मगर बहुत सारे पोर्ट्रेट जो है वो फीमेल फिगर से दिखाए गए। द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। यहाँ पे मैरियाने in France and the Germania in the Germany became the allegories of the nation। तो यहाँ पे मातृत्व देवी को हम लोग बोलते हैं, जो फीमेल फिगर उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस में मैरियाने और जर्मेनिया जो है वो जर्मनी में फीमेल फिगर रहती है। एलिगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। एन एलिगरी इज अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विच एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग विच कैन बी लिटरल और द सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक फॉर्म किसी कंट्री का शो करना है तो फ्रांस में मैरियाने नाम से करेंगे और जर्मनी में जर्मेनिया नाम से करेंगे। ओके, तो जर्मेनिया वाज एन एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मेनिया जो है वो क्या है भैया, एलिगरी है, कहां की, जर्मन नेशन के। तो इस तरीके से हमें समझ में आएगा भाई। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रांस में क्या है भाई, फीमेल एलिगरी कैसे शो करोगे, तो मैरियाने के नाम से, और जर्मनी में कैसे करोगे, तो वो जर्मेनिया के नाम से यहां पे शो करोगे आप। तो अब हम लोग बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन की। हम लोगों को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण एक फ्रांस नाम की कंट्री बनती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या क्या चेंजेस थे। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ सिंबल्स के थ्रू यहाँ पे शो किया गया। आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे फीमेल एलिगरी का यूज किया गया लिबर्टी
लिबर्टी को शो करने के लिए, जस्टिस को शो करने के लिए और रिपब्लिक सिस्टम को शो करने के लिए। द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन्स। तो लिबर्टी को शो करने के लिए इन्होंने क्या कह रहा, रेड कैप से इसको सिंबलाइज किया और यहां पे ब्रोकन चेन्स के थ्रू बताया। जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड-फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। तो ब्लाइंड-फोल्डेड वुमेन जो देखा होगा अपन ने, तराजू पकड़ के खड़े रहते हैं, वही ना, ठीक है। चलिए, वेइंग स्केल्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। फीमेल एलिगरीज इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट नेशन कैसे था भाई? तो इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टीन मैरियाने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन। तो ये क्रिस्टीन मैरियाने थी फ्रांस की, जो फीमेल एलिगरी के थ्रू शो कर रही है यहां पे। स्टैच्यूज ऑफ मैरियाने वर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर्स, और स्टैच्यू ऑफ मैरियाने जो है वो पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए। टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। और नेशनल सिंबल बन गए ये सारे के सारे। फीमेल एलिगरी जो है वो क्रिस्टीन मैरियाने हो गई। और यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई फीमेल एलिगरी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। फीमेल मैरियाने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और आगे चल के मैरियाने की जो इमेज है वो मार्क करी गई कहीं पे कॉइन्स में और कहीं पे सिंबल्स में, ठीक है भाई। जर्मेनिया हम लोग बात करें जर्मन में, तो जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी, ठीक है। तो फीमेल एलिगरी जो थी वो थी जर्मेनिया। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ये याद रखना है कि जर्मेनिया जो थी वो क्या करती थी, ओक लीव्स पहनती थी, ठीक है ना कहीं वो पीस के लिए होता है। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म, ठीक है। तो ओक को हम लोग यहाँ पे हीरोइज्म के लिए भी लिया जा सकता है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स में हम लोग देखें कि ब्रोकन चेन जो है वो बीइंग फ्रीड के लिए यूज किया जाएगा। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जो है वो सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ शो करता है। क्राउन ऑफ ओक लीव जो है वो हीरोइज्म शो करेगा। सॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट शो करेगा। यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग में आने वाले एग्जाम में याद रखिएगा। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड जो है विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है वो फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट। तो ये तीन कलर के जो फ्लैग है वो क्या शो करते हैं भाई, लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में बात करते हैं, मगर इसको बैंड कर दिया गया था। रेज ऑफ राइजिंग सन जो है वो बताता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग या असर्शन और रीजन में पूछे जा सकते हैं, तो यहां याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की। तो इस तरीके से हमें समझ में तो आ गया कि नेशनलिज्म क्या था, कैसे था, बट इंपीरियलिज्म नहीं समझ में आया सर। तो इंपीरियलिज्म का मतलब ये कि जो बहुत पावरफुल कंट्री नहीं होती उसको पावरफुल कंट्री क्या कर लेती है, सप्रेस कर लेती है या उस पर कब्जा कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म विच इज द फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ओन नेशन। नेशनलिज्म एक्चुअली में क्या होता है, अपने देश के प्रति जो प्यार होता है उसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। बिकेम इंटेंस एंड नैरो माइंडेड इन द मिड 19th सेंचुरी। मेनी नेशंस बिकेम इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड कंपीटेड विथ वन अनदर फॉर द कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज। अब ये बोल रहा है कि भाई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करना है, सब अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहे, इसको हम लोग नेशनलिज्म कहेंगे। Imperialism is territorial control of a region or a country by another country by using military power। तो किसी पे भी मिलिट्री कंट्रोल करना, अपने पावर को शो करना, ये सारी चीजें जो है किसमें आती है, यहाँ पे इंपीरियलिज्म में आती है। दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकेम इंटेंस इन द बाल्कन्स रीजन इन 1871। और ये सारी फीलिंग जो है कहां पे आने लग गई थी, बाल्कन्स में आने लग गई थी। द बाल्कन्स रीजन फॉर्मली कंप्राइज ऑफ द प्रेजेंट डे टेरिटरीज ऑफ द रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो। तो बाल्कन्स जो है एरिया इतने सारी कंट्रीज से मिलकर बना हुआ था, इतने सारे नेशंस मिलकर बना हुआ था। द पीपल इन दीज कंट्रीज वर कॉल्ड एज द स्लेव्स। बट इन सबको मिला के क्या कहते थे हम लोग यहाँ पे, स्लेव्स। The disintegration of the Ottoman Empire in the region made the situation very explosive। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अब बाल्कन्स पे सबकी नजर चली गई। In their region, every state was jealous of one another। सबसे गलत बात यह थी कि वहां एक दूसरे से जलन बहुत होती थी इनको। And hope to gain independence at the cost of others। मगर वो चाहते थे इंडिपेंडेंस तो मिले मगर दूसरे की कॉस्ट पे। One by one, the European nationalists in the Balkans broke away from the control of Ottoman Empire। धीरे धीरे करके ऑटोमन एम्पायर से सब अलग होते चले गए and declared independence। और अपने आप को क्या बोलने लग गए, इंडिपेंडेंट। As the different Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkans area become an area of intense conflict। इसके कारण बाल्कन एरिया जब अलग अलग होने लगा ये लोग तो बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन जाता है। कौन सा एरिया दोस्तों, बाल्कन्स का। During this time, many powerful European nations such as England, France, Russia, Germany competed to gain control in the Balkans। तो अब सबकी नजर चले गई बाल्कन्स पे और चाहते थे कि इस पे हम लोग कब्जा कर पाए। तो यही कहीं ना कहीं क्रिएट करता है वर्ल्ड वॉर 1।
This competition for gaining the prominence in the region finally led to the First World War in 1914. Later, several Asian and the African countries which were colonized by the European nations began to oppose their imperial domination. धीरे धीरे करके colonial system जहां पे भी ब्रिटिशर्स ने किया था उसके सब अगेंस्ट में चले गए. Anti-imperial movement that began in colonies were nationalist in nature as people were fighting to form independent nation states. तो अब चाहते थे कि भाई हम किसी के भी अंडर में काम ना करें, हमारे इंपीरियलिज्म सिस्टम ना रहे और इन सबको हटाया जाए और हम लोग इंडिपेंडेंट नेशन बन पाए. तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी जो कहानी थी वो खत्म होती है किसकी भाई, नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक था मगर उसको हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में करने की कोशिश करी क्योंकि समय कम है और समय कम होता है तो हमें पढ़ाई तेजी से करनी पड़ती है. बट ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहना पड़ेगा, मेरे साथ करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. साथ ही साथ सारी चीजों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर गिवन दिए गए हैं. और आप किसी भी चीज में हेजिटेट ना करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर, इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है. क्यों? क्योंकि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का मेन एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट अर्न करना है विथ अ परफेक्ट नॉलेज कॉम्बिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल.